तो दोस्तों, बहुत ही हिस्टोरिक डे है आज सभी का। और एज एकेडमी डायरेक्टर ये एक बहुत खुशी की बात होती है। लगातार मेहनत करते हैं हम लोग। और ये जो रिज़ल्ट आते हैं वो अपने आप में बहुत खुश कर देने वाली बात होती है कि अगर आपके बच्चे और एकेडमी के जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट ईयर से हमने इस बार और अच्छा किया, और एकेडमी की पहचान होती है कि वो हर साल अपने आप को कुछ आगे इम्प्रूव करे, आगे लेकर जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर उस सफ़र को हम आगे लेकर चलते हैं। दिमाग में बहुत से प्रश्न होंगे। तो एज अ डायरेक्टर बहुत खुश हूँ क्योंकि जो रिज़ल्ट मिले वो बहुत ही बेहतरीन है, और कीर्तिमान के रूप में है कि जो नई पद्धतियाँ हैं, नए तरीके हैं, वो काम आ रहे हैं। एज अ टीचर देखूँ तो अभी मेरे बहुत से बच्चे जो इंटरव्यू तक पहुँचे, उसमें से कुछ ऐसे बच्चे थे जिनकी हमें बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि वो सक्सेस होकर निकलेंगे। बट अंतिम लिस्ट में वो नहीं आ पाए। और मेरा बस उनसे यही कहना है कि हिम्मत बनाए रखिए। और हमें आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई थी। और उसमें से दो बच्चों को तो मैंने इंटरव्यू में, जब ट्रेनिंग चल रही थी, मैंने उनको बोल दिया था कि आपका जो है फाइनल लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए। वो नहीं आया तो वो व्यक्तिगत मुझे भी बहुत शौक लगा, दुख हुआ। एज अ टीचर ये दुख हमेशा बना रहता है। हर साल हमें इस तरह की तकलीफ से गुजरना पड़ता है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ जाती हैं। तो लगभग ऐसे अभी 4 और स्टूडेंट थे जिनको हमने सोचा था कि ये फाइनल लिस्ट में ज़रूर आएंगे, और वो नहीं आ पाए। और नहीं तो इस बार हमारा रिज़ल्ट बहुत हिस्टोरिक होता। अब जब उनका रिज़ल्ट आएगा तब हम देखेंगे कि बेसिकली वो क्यों नहीं जो है वो कर पाए, या उनसे कहाँ कमियाँ रहेगी, उनको सुधारने के लिए हम फिर से प्रयास करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस पूरी यात्रा में। तो आपके दिमाग में बहुत कौतूहल रही होगी, बहुत से ऐसे बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए जो अभी आपको मैंने देखा, एक प्रोमो मैंने डाला जिसकी पूरी कंप्लीट वीडियो कल आपको दिखाई पड़ेगी, जहाँ पर पूरी स्ट्रैटेजी उन्होंने मेरे साथ डिस्कस की है। और कई स्टूडेंट बहुत ही भागा दौड़ी में व्यस्त हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, इस वजह से भी वो थोड़ा सा समय। लेकिन बहुत से बच्चों ने, आपने देखा यूट्यूब पे, उन्होंने वीडियो बना कर दी है अपनी, और थैंक यू बोला है। एक टीचर के लिए इससे बड़ी बात नहीं होती है कुछ, कि स्टूडेंट उनको व्यक्तिगत रूप से जो है वो थैंक्स करते हैं। और सिर्फ सेमिनार के फॉर्म में नहीं, ये सभी फॉर्म में है। तो बहुत कुछ है जो जानना समझना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखना है। अब रिज़ल्ट को लेकर आपके दिमाग में बहुत से प्रश्न चल रहे होंगे कि कैसे रिज़ल्ट, क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, किसका होता है, किसका नहीं होता है, और क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ख़ासतौर पे हिंदी माध्यम को लेकर बहुत से तुम्हारे दिमाग में बातें चल रही होंगी। तो कई चीज़ें हैं जिस पर मुझे बात करनी, और कई, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो इस पर मैं कई बार बात कर चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि हम लोग इसको थोड़ा सा और स्ट्रैटेजिकली करते हैं, और अच्छे तरीके से करते हैं, समझते हैं। अब जैसे ये एक सज्जन है, इनका बार बार आ रहा है कि रिज़ल्ट जो है वो हिंदी का क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, सारे आईआईटी वाले हैं। कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। आप किसी भी एक साल के रिज़ल्ट को देखकर, सबसे बड़ी बात है कि जब आप देखते हैं इसमें, तो आप इसमें कई चीज़ें करते हैं। जैसे अभी एक ने कहा है कि वो फलाने वाले रिज़ल्ट को यहाँ कर दिया, वो कहीं से भी कई लोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टूडेंट कई जगह से हेल्प भी लेता है, और ये सब चीज़ें आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जो मेरा व्यक्तिगत इनके साथ अनुभव रहा, जिनके सक्सेस होने और ना होने के बीच का क्या फ़र्क है, और इसमें से कई स्टूडेंट को व्यक्तिगत रूप से उनको मैंने ग्रोथ जर्नी में देखा है। इन सभी को एक तोड़ देने वाली फेलियर का भी सामना करना पड़ा है। शायद आप इनकी स्टोरी नहीं जानते होंगे, लेकिन इनकी इस चमकदार सक्सेस जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, जिनको आप समझ रहे हैं, उनकी वीडियोस भी आपके सामने आ रही है, तो उनको बहुत ही एक तकलीफ देह जो है हालात से होकर गुजरना पड़ा है। तो डेफिनेटली आप जो हैं वो बात करना चाहेंगे। दूसरा, हिंदी माध्यम को लेकर बड़ा कंसर्न है कि उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है, उसके बारे में मैं आपसे बात कर लूँगा। तीसरा, इंजीनियर्स का इतना रिज़ल्ट क्यों आ रहा है, ये भी मैं आपसे बात कर लूँगा। हम्म तो ये आपके मन में भी होगा, क्या आज हम इसके बारे में बात कर लें, और इनकी सक्सेस में कॉमन चीज़ें क्या रहीं, मतलब ये जो सक्सेस हुए वो कॉमन चीज़ें क्या रहीं, क्या आप जानना चाहेंगे?
अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ। बाकी इंटरव्यूज़ तो इनके धीरे धीरे करके आ रहे हैं, कल भी इंटरव्यू आएगा और डेली अब इनके कुछ ना कुछ इनपुट्स आएंगे। कंप्लीट इंटरव्यूज़ पड़े हैं इनके, वो धीरे धीरे मैं आपको, जैसे मैंने अभी फैज़ान का डाल दिया, और तमाम इंटरव्यूज़ हैं और सभी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो नहीं हुए उनके भी आप देखोगे और उनके इंटरव्यू देखने के बाद कहोगे यार इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, राइट। तो बहुत कैंडिडेट इस बार हमारे साथ गए इंटरव्यू में, और मे बी कि उसमें बहुत से फ्रेशर भी थे इसमें, और ऐसे बच्चे भी थे जिनको कहा था लोगों ने कि आप हकलाते हो, आप बोल नहीं पाओगे। आप भी देखोगे जो उनका इंटरव्यू, तो आपको बड़ी खुशी होगी। तो अब ऐसी कंडीशन में जब आप उनके एक ग्रोथ जर्नी देखोगे, इस बार नहीं तो अगली बार उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आप क्या इनसे कॉमन जानना चाहोगे इनमें क्या रहा, और ये जब अपने इंटरव्यू में खुद आपके साथ बोलेंगे तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बेसिकली जो है वो कैसे हैं। हम्म। तो अगर आपके अंदर क्यूरोसिटी है तो मैं आपको एक ब्रीफ करना शुरू कर देता हूँ कि इनकी बेसिकली सक्सेस स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, और आपको कई चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे आपने कहा कि हिंदी और इंग्लिश का चक्कर है, हिंदी वाले का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो आज तो मैं एक चीज़ बताऊंगा, हिंदी का मतलब क्या हुआ और इंग्लिश का मतलब क्या हुआ। जैसे अभी जब फैज़ान का मंज़र का वीडियो आएगा तो आप उसमें देखना कि वो बहुत ही अच्छी हिंदी बोलते हैं, और वो बेसिकली बहुत ही एक पिछड़े इलाके से भी हैं, और आप उनका देखोगे कि उनकी शुरुआती पढ़ाई रीजनल लैंग्वेज में हुई, यानी कि बंगाली में। तो अब ऐसी कंडीशन में आप बेसिक करते हुए जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें जानकारी मिलेगी, और किस तरह से, चूँकि इस बार मेरे पास ज्योग्राफी ऑप्शनल का बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है, राइट। तो इसमें से 2 रिज़ल्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल के हैं, बहुत ही मज़ा आया। तो पिछले साल थोड़ा सा ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो है वो रिज़ल्ट डाउन रहा, लेकिन इस बार ज्योग्राफी ऑप्शनल का रिज़ल्ट अच्छा आया है। तो वो भी मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात रही, और बहुत खुल के इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस की है। पेपर 1, पेपर 2, ज्योग्राफी एंड यू जो मैं बहुत एम्फेसिस करता हूँ, उन सब पे बहुत ज़्यादा इनपुट्स रहे। तो चलो एक ब्रीफ मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि क्या रहा, ताकि आप लोग भी अपनी तैयारी को सेगमेंट शुरू करो। तो कहाँ से शुरू करें हम लोग? एक ये है कि सर हिंदी माध्यम वालों को आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन तुम्हें, जैसे आईएएस जर्नी लिखा है आंदोलन करना चाहिए, अब मैं जो आपको आंदोलन बताऊंगा उस तरह से करोगे तो होगा। अब तुम हिंदी और इंग्लिश में जो फंस रहे हो उसका एक अलग ही सेगमेंट है, ठीक है। टेंशन ना लो, जिसकी भी ये सबकी स्ट्रैटेजी आएगी। बहुत सी चीज़ें, हम बहुत हड़बड़ी में नहीं रहते हैं कि हमें बहुत जल्दी जल्दी कुछ शो करना है। जिन बच्चों ने अपना, चूँकि अभी क्या है स्टूडेंट, जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो बहुत सेलिब्रेशन मिलता है। मतलब वो अभी व्यस्त हैं, वो खुद कह रहे हैं कि सर हम जो है वो इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि सामने सामने आकर हम बात करें, ठीक है। ये जूम मीटिंग वाला ये सब नहीं, सामने सामने आकर हम डिस्कशन करें। हम जब मैं प्रश्न पूछता हूँ तो उसमें बहुत ही एक गहराई होती है, वहाँ पर जो आप देखेंगे मेरा 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। तो वहाँ पर मैं वो चीज़ निकालना पसंद करता हूँ जहाँ पर आपकी जो ज़रूरत है आपको मैं समझता हूँ, रदर दैन कि एक रिकॉर्ड कर लिया कहीं से भी। और बच्चे भी एक्चुअली बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, किसी को वापस जो है जाना है, रिपोर्टिंग किसी को करनी है, तो बहुत ज़्यादा अभी भागा दौड़ी चल रही है इनकी। तो अभी हम भी इनको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो जो अपने आप से वीडियो वीडियो बना के दे पा रहे हैं वो बस स्वागत है उनका। और जैसे मंज़र जो है कल उनकी फ़्लाइट थी, जाना था, लेकिन जाने से पहले वो यहाँ से पूरी रिकॉर्डिंग करके गए हैं, तो वो एडिट करके आप लोगों को जो है वहाँ मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छा उनका शूट हुआ, काफ़ी बहुत ही एक्चुअली मंज़र के साथ बड़ी अच्छी बात है कि बड़े अच्छे वक्ता हैं ये, और बहुत ही क्लियरली हिंदी में बात करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं। और ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है इनका, जिस पर इनको सिलेक्शन मिला इनको। तो बहुत ही सरल भाषा में, मतलब इससे पहले इनको फेलियर का भी सामना करना पड़े और मुश्किलों का भी इन्होंने दौर देखा, तो वो सबसे निकल कर इन्होंने कैसे, मतलब एक ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, ज़्यादा इनपुट्स नहीं है, और वहाँ से कैसे इन्होंने अपना सफ़र तय किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सब चीज़ें समझना। और मैं हमेशा उसी पे एम्फेसिस करता हूँ, जब भी आपने देखा होगा मैं किसी भी टॉपर के साथ इंटरव्यू करता हूँ या अपने मंच पे लेकर आता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि सिंपल वाली बात करो, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे कि यार मैंने ऐसा कर दिया, वो मुझे पसंद नहीं है। तो वो बातें करो जो प्रैक्टिकल है, जो एग्जैक्टली तुमने किया है और एग्जैक्टली तुमने अपना सेगमेंट बनाया है। तो चलो हम एक ब्रीफ कर लेते हैं कि क्या हमारे पास सेगमेंट अवेलेबल है। चलिए, रेडी?
चलो कुछ चीज़ें कॉमन आप जान लो कि क्या चीज़ें होती हैं और लिस्ट आउट कर लो। अगर तुम इनका कॉमन और इनके मुंह से भी सुन लोगे, टेंशन वाली बात नहीं है, इनके मुंह से भी सुन लोगे। और चूंकि अभी ये स्कैटर्ड हैं सारे, ठीक है, जैसे अंकिता की बात करो तो इनको तुरंत ज्वाइनिंग करनी थी, इनको वहाँ पे जो पहले से ही पोस्ट है इनके पास, वहाँ से इनको 14 दिन की छुट्टियों पे थे, तो बहुत ज़्यादा अभी सबका शेड्यूल है, ठीक है, हम भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हमें पता है ये कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा होड़ नहीं मची है कि इसका भी वीडियो डालो, इसका भी वीडियो डालो और ये दिखा दो। जो है सो है, सभी जानते हैं कि ओजांग क्या से पढ़ाते हैं, ओजांग का क्या स्टेटस है। और फुल लेंथ वीडियो देखना, आराम से घंटे घंटे भर देखना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और देखना, समझना उन्होंने क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया। मुझे इस बंदे का जो इंटरव्यू जब तुम देखोगे, ये मेरा व्यक्तिगत सबसे बेहतरीन, जब हमने इनको प्रैक्टिस कराया तो सबसे व्यक्तिगत मेरा सबसे बेहतरीन, तो अहमद चौधरी का जो इनपुट है वो सबसे बेहतरीन था। जब मैं बोला था कि मुझे ये 50 के अंदर ये बच्चा मुझे चाहिए, ये 50 के अंदर का बच्चा है, इतना फ्लो बहुत लंबे समय बाद मैंने देखा। लेकिन अब यूपीएससी में कई चीज़ें ऐसी ट्विस्ट एंड टर्न होती हैं जिसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं है। तो 283 रैंक आई, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि ये 50 के अंदर की रैंक है। बहुत फ्लो के साथ, इतने कूल और इतने काम तरीके से बात, तो पूरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, टेंशन मत लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी क्या है, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा रायता फैला हुआ है, चारों तरफ धड़धड़ धड़धड़ भड़बड़ भड़बड़ हो रहा है। हमें थोड़ा शांत है, थोड़ा सबका दिमाग शांत हो जाए, फिर आप, क्योंकि ये जब आप देखोगे तो आपको सीखने को मिलेगा कि जवाब कैसे देते हैं, ठीक है, ये कितने कूल कंपोज होकर बात करते हैं, टफ सवालों का जवाब जो है वो कैसे दे पाते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो काफ़ी इनपुट लेते हैं। चलें, अब हम एक एक करके आपके सवालों का जवाब देते हैं और कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें क्या करना है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो कॉमन स्ट्रैटेजी है, इनकी जो रणनीति रही है, अब जरा इसको समझने की कोशिश करो, इनकी रणनीति कैसे रही है, कॉमनली बता दूं, और आज उसके हिसाब से आप फिर से एक बार अपने आप को जो है वो बना लो कि कैसे हमें करना है। गड़बड़ी कर रखी थी उससे पहले, उनको लगता था अरे यार ऐसे कर लेंगे हो जाएगा, और जीएस में भी उन्होंने बहुत गड़बड़ की थी। अब जब गड़बड़ की थी तो वो गड़बड़ क्या थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हैपहज़ार्डली तैयारी शुरू कर दी, तो उन्हें खुद वो अपनी वीडियो में आपको कहते हुए सुनाई पड़ेंगे कि हमने, मतलब मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली कैसे तैयारी करनी, वो हैपहज़ार्डली भाग रहे थे। तो वहाँ पर जब आप में से जो भी स्टूडेंट हैं वो जब हैपहज़ार्डली प्रिपेयर करते हैं, मतलब किसी भी स्टेप में उठा लो, मतलब स्टेपलेस हो जाओ, कभी भी शुरू कर दो। आज हम क्या कर रहे हैं, बाबू आ गए, हम तैयारी करने जा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, हम तैयारी करने जा रहे हैं। तैयारी का कोई भी स्टेप आपके पास नहीं है, ना आप खुद को समझ पा रहे हो, ना आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो। इनको भी उतनी प्रॉब्लम, ऐसी बात नहीं, इसमें से बहुत से लोग जॉब में थे, बहुत से स्ट्रगल किया उन्होंने, उनके बाद भी प्रेशर था समाज का कि नौकरी नहीं करोगे, 2 अटेम्प्ट खराब हो चुके हैं, 3 अटेम्प्ट खराब हो चुके हैं। तो बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इससे पहले फेलियर को देखा था। तो यहाँ पर जो है वो हम सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप तैयारी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो प्रॉपर प्लानिंग करिए। जब जब इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि ये बहुत सक्सेसफुल हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, सबके मोस्टली जो है सबको फेलियर का सामना करना पड़ा है। इसमें कोई ऐसा नहीं जो दबाव से ना होकर गुजरा हो और जिसको जो है फेलियर का सामना ना करना पड़ा हो। तो और इसमें से सबसे खास बात है, इन्होंने हमेशा अपनी गलतियों को सुधारा है, अपने स्टेप्स को आगे लेकर गए हैं। तो नेक्स्ट है कि प्लान करिए, आप योजना बनाइए। अच्छा, जब आप योजना शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो योजना का मतलब क्या जानते हैं? योजना आप बनाते हैं। अब देखिए गलती क्या होती है, तो जब मंजर का वीडियो आएगा तो आप देखना कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग उसने अपने जो है वो सेकंड फ्लेरियल के बाद बनाई, जब वो 2 साल तक लगातार बिल्कुल ही डिप्रेशन वाले फॉर्म में जाके कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, वहाँ से कैसे आगे जाना। अब देखो, प्लान हम बनाते हैं 2 तरह के। हम एक तरह से बोलते हैं जीतने के लिए, फॉर विनिंग। तो हम क्या करते हैं, मैं कितने घंटे पढ़ना है, मुझे स्टडी आवर्स बना लेते हैं। फिर हम प्लान बनाते हैं कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, फिर हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, यही तो प्लान करते हो। कितने आवर का टाइम टेबल होना चाहिए, ये सब आप प्लान करते हो। लेकिन प्लानिंग का एक और मतलब होता है, जब आप इनकी कॉमनली इंटरव्यूज़ इनके सुनो, अगर सही तरीके से अगर टीचर इंटरव्यू प्रस्तुत कर देता है और अपने स्टूडेंट के मन की बात बाहर निकाल देता है, तो आप करोगे प्लानिंग कि आप सबसे पहले जो प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, हाउ विल आई फेस फेलियर। सबसे पहले प्लानिंग होनी चाहिए, फेलियर को कैसे फेस करोगे। फेलियर इस एग्ज़ाम में एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है और ज़्यादातर लोगों आप देखोगे वो आपसे यही कहते दिखेंगे, परसिस्टेंट रहो, लड़ने की आदत डालो। सबसे पहले फेलियर को प्लान करो कि अगर मेरे हिस्से में नहीं आया तो मैं इस समाज के दबाव, फाइनेंशियल दबाव, सोशल प्रेशर यानी कि सामाजिक दबाव, इनको कैसे डील करूँगा सबसे पहले, और अपने आप को मजबूत करो। दूसरा जो प्लानिंग होगी, सेकेंड प्लानिंग जो होती है वो आपकी होती है
अपनी लैक्स, अपनी कमियों, मेरी बात को बड़ी ध्यान से समझना, अपनी कमियों की एक लिस्ट बनाओ। हम हमेशा अपनी अच्छाइयों की लिस्ट बनाते हैं, कमियों की लिस्ट बनाओ, और उन कमियों की लिस्ट, और डिटेल लिस्ट होनी चाहिए, पॉइंट्स, मेरे क्या दिक्कतें हैं, सारी कमियों की लिस्ट बनाओ। मैं ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाता, डिसोरिएंटेड हूँ, दोस्तों की सर्किल बहुत बड़ा है, राइट। और आपने अगर देखा होगा, सेकेंड टॉपर ने कहा टीवी नहीं देखा 4 साल से, एक्स वाई जेड, दुनिया भर की बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो एग्ज़ाम होता है, जब आप कमियों को जानना शुरू करोगे, ये एग्ज़ाम सेक्रीफाइस मांगता है, ये त्याग मांगता है। और ये त्याग आपकी जितनी बड़ी आप रैंक चाहते हो कि अब मेरी रैंक कितनी बड़ी हो, इनमें से बहुत से तोड़ देने वाले मेहनत इन्होंने की थी, ठीक है। उतना ही सामाजिक दबाव सहा था, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ फोटो देख रहे हो, आप लोग तो सिर्फ इनको चमकते हुए देख रहे हो। इनके पीछे का जब ये स्टूडेंट के रूप में पैजामा पहन के जो है वो टी शर्ट पहन के पुरानी गंदी सी और पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये जब कोहनियों ऐसे रखे रख के जब दर्द हो जाती है, ये आपने नहीं देखा है अभी, वो हम जानते हैं, ठीक है। तो वो उसी तरह से परेशान, पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, नहीं अच्छा होगा, लेकिन कह रहे हैं तो हाथ कांप रहा है। तो वो आपने नहीं देखा है, तो वो फेज वही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जैक्टली आपको चाहिए। तो दूसरी जो चीज़ है वो कमियों की लिस्ट बनाओ, और इन कमियों की लिस्ट बहुत डिटेल लिस्ट होना चाहिए, एकदम माइक्रो लेवल एनालिसिस। शांत होकर चुपचाप कमरे में बैठो और अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करो। आपको बोलने में दिक्कत है, आपको इसमें पता है एक रिजल्ट इसमें ऐसा है, मैं जब आपको दिखाऊंगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि वो स्टैमर हकलाते हैं, तो आप विश्वास नहीं करोगे, सिलेक्शन हो चुका है और पकड़ नहीं पाओगे। और उनको ज़्यादातर लोगों ने कहा कि तुम्हारे बोलने में दिक्कत है, लेकिन एक बेसिक थेरेपी, एक बेसिक जो है प्रैक्टिस की वजह से आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे कि ये व्यक्ति स्टैमर करता है। तो आदमी अपनी कमियों पर काबू पाता है। इतना लो कॉन्फिडेंस, सर सब लोग कह रहे हैं नहीं हो पाएगा, दिक्कत है बोलने में, करो, चुपचाप करो, कॉन्फिडेंट रहो और देखो कैसे होगा। तो चीज़ें जो होती हैं वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट ये होती हैं कि आप अपनी कमियों की लिस्ट बनाइए, और इनमें से ज़्यादातर लोगों ने ये किया है, ठीक है। ये इसमें कोई भगवान नहीं है, ना इसमें कोई खुदा है, इसमें सभी ऐसे थे जो आपकी तरह ही परेशान रहते थे, आपकी तरह ही टेंशन रहते थे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन जब आप कमियों की लिस्ट बना लेते हैं, तो अब आप इन पे अपने आप से एक वादा करिए। इन सभी ने एक वादा किया, एक लिस्ट बनाया कि मैं इन कमियों पे काबू पाऊंगा, इन कमियों को दूर करूंगा, और मुझे जो ड्रीम्स देखने हैं वो मैं पूरे करूंगा, क्योंकि ये कमियां उनको आगे ले जाने से रोक रही हैं, ये कमियां उनको जो है वो ग्लेच कर रही हैं। आप में से ज़्यादातर लोग ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के करिएगा कि कितने लोगों ने इस तरह की प्लानिंग की है कि मैं स्टडी इतने घंटे करूंगा, बुक इतने घंटे पढ़ूंगा, नोट्स इतने बनाऊंगा, लेकिन ईमानदारी से माइक्रो लेवल डायरी में बैठ के उसमें थोड़ा सा समय लगाकर कितने लोगों ने अपनी कमियों की लिस्ट बनाई। और हर दिन जब आप सुबह उठते हैं तो आज मैं अपने अंदर से एक कमी को रिमूव करूंगा, आज इस दूर करूंगा, चाहे मैं सुबह नहीं उठ पाता, देर तक डिसोरिएंटेड रहता हूँ, सोशल मीडिया पे रहता हूँ बहुत ज़्यादा, चैट्स बहुत ज़्यादा करता हूँ, ज़्यादा देर बुक नहीं पढ़ पाता हूँ, हाथ पैर जो है वो थकान होने लगती है, डिसोरिएंटेड हो जाता हूँ, डेली रेगुलर आंसर राइटिंग नहीं करता, बहुत सी ऐसी कमियां हैं। आपको अपनी अंतरात्मा से पता होगा, ये सभी अपने आप से क्वेश्चन पूछते थे। कितने लोगों ने ईमानदारी से बताइए कि आप लोगों ने प्लानिंग में ये वाला काम ज़्यादा किया है या ये वाला काम ज़्यादा किया है? प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे आज ईमानदारी से बताइए। मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूं जो शायद टॉपर्स भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये वो नहीं बता सकते। जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो आप केवल चमकती चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और आप चाहते, ये बहुत ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो आप बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, आई जस्ट रेड दैट पर्टिकुलर बुक्स, एक्स वाई। लेकिन एज अ टीचर मैं जानता हूँ कि बहुत कम होते हैं, बहुत कम टीचर रिप्रेजेंट कर पाते कि मैंने कैसे अपनी लड़ाई लड़ी, मैंने कैसे अपनी कमियों को कहा। जैसे अभी ज़्यादातर बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, अब देखिए, अब मैं आता हूँ आपकी बात पे, इसका हिंदी माध्यम वालों का सिलेक्शन नहीं होता, और एग्जैक्टली ऐसा है। रीज़न क्या है ये समझो। आप लोगों को सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका आ रहा है, पूरा मैंने देखा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे यही सब चल रहा है कि हिंदी माध्यम असंतुष्ट है, फलाना ढिकाना, दुनिया भर की चीज़ें। मानते हो? अच्छा। और मेरी अगर तुम्हें पुरानी वीडियो भी तुमने देखी होगी, लास्ट 2 साल से मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी भाषा का एग्ज़ाम नहीं है, इट इज़ नॉट एग्जाम ऑफ लैंग्वेज, इट इज़ एग्जाम ऑफ नॉलेज। मैं क्यों कह रहा हूँ, जरा बात करो। आपने देखा होगा कि कल बहुत ही फेमस नाम आ रहा है कि आईएफएस रही हैं और प्रथम सचिव यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, ठीक है, बहुत करारा जवाब दिया, और उन्होंने अपनी बात अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट की, इंग्लिश में भी बोला उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। अब आपकी जो सर्विस है वो आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपको रिप्रेजेंट कराएगी। मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ, मैं इसमें से व्यक्तिगत बहुत कैंडिडेट को जानता हूँ जो एग्जैक्टली उतनी बढ़िया इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तुम्हें भले चाहे जितना भी लग रहा हो अरे सिलेक्शन हो गया, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि अगर उनकी ग्रामर चेक करने बैठोगे तो दे आर नॉट वेरी गुड स्पीकर इन इंग्लिश।
बट वो मोस्टली टाइम जो है 70-80% हिंदी में ही बोलते हैं और हिंदी अच्छी पढ़ भी लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तुम भले चाहे जितना चिक चिक सुन ले हो, लेकिन ऐसा है। तो उसमें क्या है, वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो लैंग्वेज दोनों मिल जाती है उनको, ठीक है, लैंग्वेज मिल जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरा अब ध्यान से देखना क्यों लोग एग्जिट कर रहे हैं और क्यों सेलेक्ट, इसमें से बहुत से आपने देखा होगा इंजीनियर सेलेक्ट हुए, ठीक है, इंजीनियर सेलेक्ट हुए, आपने नोटिस किया होगा। तुम्हें पता है ये दोनों भाषाओं में कमांड करके रखते हैं, दोनों, मतलब बहुत से ऐसे व्यक्तिगत रूप में जानता हूँ। रैंक 1 की बात करो यार, तुम मुझे बताओ बिहार में किसके घर में अंग्रेजी बोली जाती है? आपने वीडियो देखा होगा, माँ वही साड़ी का पल्लू, वही संस्कार, वही जो है पूरा घर जो है आके गीत गा रहा है, गले लगा रहा है। तो ये सब तो हमारे यूपी बिहार के बेसिकली संस्कार हैं। तो आप ये सोचिए, क्या वो अपने माँ बाबूजी से जाके इंग्लिश में बात करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग? पूरे जीवन भर उन्होंने मोस्टली हिंदी और भोजपुरी में बात की होगी। आप अभी भी देखिएगा, पूरी बॉडी लैंग्वेज उनको आपको दिखाई पड़ती है। रैंक 1 की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिए कि वो कैसा व्यक्ति है। ये मत सोचिए क्या चमक रहा है, वो किसी के हिस्से में नहीं पता कि वो क्या चमक रहा है, क्या नहीं चमक रहा है। लेकिन आप एक बात मुझे बताइए, क्या आपने कभी सोचा कि रैंक 1 के पास जो है सौरभ के यहाँ घर पे कितने लोग अंग्रेजी में बात करते होंगे? वो आपने देखा जब वो गांव आ रहे हैं तो थाली उनकी माँ लेकर परछ रही है, वहाँ परछना बोलते हैं, दैट इज आरती उतारना। तो और सारे लोग जो है वो रिश्तेदार वैसे साड़ी पल्लू एकदम देसी जमीन से जुड़े लोग, कहीं नहीं बोली जाती है। लेकिन उन्होंने आज क्या किया, यूपीएससी को टॉप किया। आप जरा सा रुकिए, इस हिंदी और इंग्लिश की बहस से बाहर निकलिए। वो व्यक्ति आप मुझे बताइए, वो बिहार का व्यक्ति, ठीक है, जिसके घर में शायद भोजपुरी बोली जाती हो, जिसके घर में जो है खड़ी भी नहीं बोली जाती। हम लोग तो उसी क्षेत्र में आते जाते रहते हैं, हमें पता है भाई, ठीक है। हम लोग तो बिल्कुल देसी भाषा में बात करते हैं, ज़्यादा खड़ी बोली भी बीच बीच में आ गई नहीं तो अपना जो है बात करते रहते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो मुझे बताओ कि वो एक गांव की मिट्टी से निकलकर आज भी आप देखिए, मतलब वीडियो आप देखिए कि वहां पर कैसे साड़ी पहन के सर पे पल्लू रख के, क्योंकि बहू बिना पल्लू के नहीं निकलती है, वैसे माँ जो है वो आरती परच रही है, बुआ चाची सब लोग खड़ी हैं, पूरा गाँव खुश है, पिताजी जो है एकदम अपना देसी अंदाज में आए हुए हैं। तो आप इसका इस तत्व को समझिए कि वो व्यक्ति एक भोजपुरी क्षेत्र से निकलकर, ठीक है, और आज वो जो है वो राष्ट्रीय एक पहचान बन गया है। तो इसका सीधा सा मतलब है, मैं एक क्वेश्चन आपसे कह रहा हूं कि उसने भी तो भोजपुरी और हिंदी ही पढ़ी थी और उसने अपने आप को समय के हिसाब से ढाल लिया। इंजीनियरिंग क्या होता है? इंजीनियरिंग में हम सभी कॉलेजेस में आते थे, टूटी फूटी, फर्स्ट ईयर में इतना स्ट्रगल होता था, फिर थोड़ा सा और मेहनत करते थे, सेकंड ईयर में देखते थे अरे यार वो फलनवा इंग्लिश बोल रहा है, वो लिख रहा है, तो फिर हम उसको धीरे धीरे डेवलप कर लेते थे। और हम बोलते हिंदी में थे, लिखते अंग्रेजी में थे। फिर मेरी बात समझ, बोलते हिंदी में थे, लिखते इंग्लिश में थे, इंग्लिश में पढ़ लेते थे। तो हमें क्या था, आपने देखा जो इंजीनियर्स का इस बार दबदबा बैठा हुआ, टॉप 3 में भी बैठा, हर जगह बैठे हुए हैं यार, हर जगह। तो रीजन एक तो नंबर ऑफ इंजीनियर्स हमारे यहाँ देश में बहुत अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब वो लाइन पे भी लगे हुए। इनमें ऐसा नहीं कि जो अभी इस साल निकले वही है, इसमें 2 साल 3 साल 4 साल इनकी इंजीनियरिंग हो चुकी है, आप देखोगे इसमें। तो यहाँ पर जो है वो आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखोगे कि ये मान लो मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मेरी कमी है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती है। तो अब उसमें क्या है, ये मेरी कमी है। और मैं आपको बताता हूं, जब मैं एक इंटरव्यू डालूंगा, तो आप लोग मेरी बात को समझना, तो जब मैं एक इंटरव्यू डालूंगा, एक लड़का था मीना, राजस्थान से। अब राजस्थान ज़्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हमारे साथ इंटरव्यू पैनल में जो है वुमेन कमीशन की फॉर्मर मेंबर बैठी हुई थी, जानी मानी समाज कार्यकर्ता, तो वो बिहार से बिलोंग करती हैं। तो उन्होंने कहा बाबू, उन्होंने जब इंटरव्यू लेने की बात की, बोले बाबू मैं जो हूँ एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और मैं आपसे मदद मांगती हूँ। और वो पूरा फर्राटेदार अंग्रेजी बोले जा रहा है। अब क्या हुआ, वो अंग्रेजी बोले जा रहा है, उसको वो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं था वो राजस्थान से, उसकी मूल मिट्टी राजस्थान से। ऐसा नहीं कि आप केवल हिंदी वाले परेशान हो। तो उन्होंने कहा कि बाबू हमको नहीं आपका अंग्रेजी समझ में आ रहा है, आप आईएएस बन गए हैं, हमारी मदद कर दीजिए, हम देसी आदमी हैं, आपका पोस्टिंग हुआ है, आई एम सॉरी टू से व्हाट आर यू सेइंग, इस तरह से अपना बोलने लगे। तो उन्होंने डांटा, उन्होंने उसको इंटरव्यू में टोका कि आप बेसिक हिंदी नहीं जानते, आप हिंदी राज्य से आते हैं और आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे, मैं आपके लिए अंग्रेजी थोड़ी ना सीखूंगी, मैं तो जो है वो आपसे अपनी फरियाद लेकर आई हूँ, मैं तो आपसे मदद मांगने आई हूँ। तो उसका नतीजा हुआ कि इस बार मैंने रिजल्ट में देखा, मैंने उसको कहा भी आप इसको थोड़ा इंप्रूव करो, हालांकि कोई वो बात नहीं है, लेकिन फाइनल लिस्ट में उसका नाम नहीं है। मुझे तकलीफ बहुत हुई, ब्रिलियंट स्टूडेंट था। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी भाषा ना जानना, कम से कम जो मूल भाषा हमारे यहाँ हिंदी और अंग्रेजी, उसको ना जानना एक कमजोरी है।
अब जैसे इसीलिए मैं आपने देखा होगा, एक साल पहले मैंने एक मुहिम शुरू की, ओजांग इंग्लिश एकेडमी शुरू की। आपने देखा, अब मुझे कोई पागलपन थोड़े न चढ़ा था कि मैं आईएएस की एकेडमी हूँ और रवि बजाज की अध्यक्षता में, उनके साथ जो है उनकी लीडरशिप में मैंने इंग्लिश एकेडमी शुरू की। और इंग्लिश एकेडमी शुरू करके सबसे पहले मैंने वहाँ पे क्या किया, उनको जो है लेकर गया इंग्लिश एकेडमी में, और वहाँ पर मैंने जो है वो डिस्कस किया कि सर आप पहले वोकैब सिखाइए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को वोकैब की है, मतलब समझ में नहीं आता। उनको पता होता है, नॉलेज बहुत अच्छी होती है हिंदी में, लेकिन सर इसको कहना कैसे, मुझे कोई जरूरत, या मुझे अंग्रेजी में कुछ पढ़ना है, द हिंदू में कुछ आर्टिकल आया, डाउन टू अर्थ में कुछ आर्टिकल आया, ज्योग्राफी एंड यू में कुछ आर्टिकल आया, तो मुझे उसको पढ़ना है। अब मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ के मैं हिंदी में भी लिख सकता हूं। देखो, प्रॉब्लम हिंदी और इंग्लिश की नहीं है, उसको आप जजमेंटल हो जाओगे, कभी भी आंसर इसका नहीं दे पाओगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं निचोड़ बता रहा हूं, जितने मेरे स्टूडेंट आएंगे सब आपको यही बताते हुए दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है कि मैं किसी भी भाषा में, आप मेरी पुरानी वीडियो देख लो, मैं कब से ये चिल्लाता चला आ रहा हूं कि भाई मुझे हिंदू पढ़ना है, मुझे हिंदू पढ़ने लिखना मुझे हिंदी में, मैं हिंदू पढ़ना जानता हूं, उसमें मैं ये डिक्शनरी लेके पलटूंगा नहीं। तो मैंने इनसे कहा कि बेसिक 500 रुपए में इन्होंने क्लास शुरू की, और कई बच्चों ने कहा अरे सर इंग्लिश सिखा रहे हैं, वो हिंदी वालों को बरगला रहे हैं। अब जवाब दो, मेरा वक्त तो आ गया, अब तुम मेरा जवाब दो, अब जाओ लड़ो यूपीएससी से। यूपीएससी से क्या, सिस्टम से कौन लड़ा है? जाओ, अभी बच्चे ने लिखा कि आंदोलन करने का, करो, तुमसे पहले भी आंदोलन हुआ है, 2014 में हुआ है आंदोलन, ठीक है, इससे भी पहले 2011 में आंदोलन हुए, होते रहेंगे। यूपीएससी को क्या फर्क पड़ता है? यूपीएससी ने कहा इसी दिन एग्जाम कराऊंगा, चाहे जो कर लो, और कई लोग जो आंदोलन बैठे उनकी जो है ऐसी तैसी हो गई। तो डेफिनेटली उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एक यूपीएससी एक तंत्र है, वो तुम्हें नहीं पहचान रहा है कि तुम हिंदी के हो, तुम इंग्लिश के हो, वो ये पहचान रहा है कि भारत को तुम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो। इंडिया की एस्पिरेशंस बहुत बड़ी हो गई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, पूरे हम अपने बाजार को खोल रहे हैं, हमारे पास एफडीआईज आ रही हैं, इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो आपको लगातार उस तरह के काम करने पड़ेंगे। और दूसरा एक बात कभी मत भूलना, कभी मत भूलना, और बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, अच्छा लगे तो ना लगे तो, ये सर्विस अंग्रेजों ने शुरू की थी। और एलीट क्लास में बोलता रहा हूँ, कभी भी जब आईएएस ग्रुप में जाकर बैठोगे, तुम तो अभी वहाँ स्टूडेंट हो, सुन रहे हो, कभी उनके बीच में बैठोगे, ये एलीट ग्रुप माना जाता है, इनका ट्रेनिंग ही एलीट तरह से होती है, इनको हाथ से खाना खाना नहीं सिखाया जाता, वहाँ चम्मच कांटे से खाना, इनको एटिकेट सिखाया जाता है, कपड़े जब लबासना जाओगे खुद ही अंग्रेज बन जाओगे। इतनी सुविधाएं दी जाती हैं कि वो तुम अकड़ के सीधे चलना शुरू करोगे, ऐसा लगेगा इसके बिना तुम जीवित ही नहीं रह सकते, भले तुम गाँव देहात से आए हो। तो ये सिस्टम अभी उसी के साथ चल रहा है। और दूसरा, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे सीखना पड़ेगा, मेरी कमी है, क्यों? क्योंकि बहुत सा ऐसा लिटरेचर है जिसमें दिया, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूं, मेरी पढ़ाई लिखाई सब हिंदी बेल्ट से हुई, ठीक है। मैंने एक बार अपनी वीडियो बनाई थी काश वाली, अगर आपको याद होगा, तो फर्स्ट ईयर में बड़ा स्ट्रगल मुझे करना पड़ा था इंजीनियरिंग में, बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। मेरा पार्टनर, जो रूम पार्टनर था, वो इंग्लिश मीडियम डिनौली से पढ़कर आया हुआ था, वो यार फराटेदार अंग्रेजी तरीके से बोल लेता था, इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ता था, नॉवेल्स पढ़ लेता था, मेरी हालत ख़राब, मुझे आते हुए मैं नहीं कर पाता था। मुझे उससे अच्छी पढ़ाई करने की आदत थी, नॉलेज मेरी बहुत अच्छी थी, वो बड़ा फनी टाइप का था, घूमता रहता था, जो है नया नया उस समय याहू मैसेंजर आया था, चैट वैट करता था, और मैं उससे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल था, क्लास में जो है क्लास रिप्रेजेंटेटिव था, लेकिन जैसे बोलने की बारी आती थी मैं वैसे पीछे हो जाता था, जैसे इंग्लिश में बोलना होता पीछे हो जाता था। फाइनली मैं पूरे साल भर स्ट्रगल करता रहा, ग्रुप बना लिया, मैंने आपको बताया हिंदी वालों ग्रुप बना लिया, देसी वालों का मजाक उड़ाते थे, अंग्रेजी वालों का, लेकिन आगे चलकर एक पेपर प्रेजेंटेशन देते समय मेरी बड़ी बेइज्जती हुई, लोगों ने पूरा मेरे ऊपर हंसे, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। उस दिन मुझे लगा नहीं, आई हैव टू लर्न इट। और फिर मैंने जो सीखा, अब जैसे कई बार आप जब क्लास में मैं जाता हूँ तो आप कहते हैं, जैसे मैंने जब नीति आयोग पढ़ाया तो उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आए, और मैं तमाम ऐसी नई नई किताबें, आपने देखा होगा, मोस्टली आज की डेट में इंग्लिश में पढ़ के और हिंदी में पढ़ाता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि आप हिंदी बोलते हैं, लेकिन मैं मोस्टली जो मेरा जो रिसर्च होती है, आप कहते हैं बहुत क्वेश्चन फंसते हैं। आपने देखा उस दिन सोशल इश्यूज़ में मैंने आपको डेमोक्रेसी पढ़ा, आज प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बोलकर आए वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में कि भारत ही जो है उसकी भूमि है, कई बच्चों ने उसको सुना। तो आखिर ये कैसे होता है? मैं नए नए रिसर्च कैसे पढ़ता रहता हूँ, इतने मेरे क्वेश्चन ज्योग्राफी में क्यों फंसते हैं, हर सब्जेक्ट में इतने क्यों फंसते हैं? उसके पीछे रीज़न है कि मैं चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, मैं लगातार उसको पढ़ता रहता हूँ। तो मैं इंग्लिश में पढ़कर और आपसे हिंदी में संवाद कर लेता हूँ, आपको मेरी बात समझ में आ जाती है, क्योंकि मेरा एक उत्तरदायित्व है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि इंग्लिश बोलने मुझे कोई दिक्कत है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है कि ऐसे बच्चे जिनको सुविधा नहीं मिल पा रही वहां तक मुझे देना है। तो यहाँ पर मैं आपको पहली बात बता रहा हूँ कि अपने मन से ये डर निकाल दो।
जितनी देर तुम रोना रोगे उतनी देर में तुम 2-3 महीने में इंग्लिश सीख जाओगे और इंग्लिश सीख कर इस समस्या को खत्म कर दोगे। मैं आज की डेट में मेरी बुक्स सेल्फ में देखोगे तो ढेर सारी किताबें इंग्लिश में। जब उस दिन मैं इतिहास पढ़ाना शुरू किया और मानव के विकास का बताया कि कैसे आग के आविष्कार ने उसकी इंटेस्टाइन, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी, इन सब पर क्या प्रभाव डाला, तो इसलिए ऐसा हो पाया क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़नी आती थी और ये एनसीईआरटी की किताबों में या जो हमारी परंपरागत किताबें नहीं दिया हुआ है। ये सेपियंस नाम की बुक है युवाल नोआ हरारी की, वहां पे मैंने जब उसको पढ़ा मुझे वो चीजें पता चली कि ऐसा भी नया रिसर्च आया हुआ है, ऐसी भी नई रिसर्च पूरी दुनिया में पढ़ाई जा रही है। तो वो पढ़ पाता हूं, इसीलिए तुम्हें पढ़ा पाता हूं, इसीलिए मैं जो है हर डायमेंशन में एंटर कर पाता हूं। अगर मुझे इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती मैं कभी तुमसे बात नहीं कर पाता। तो ये चीजें आप इस समझने की कोशिश करिए कि अपनी कमियों की लिस्ट बनाइए, अगर है, ये मैं इनके अंदर कॉमन बता रहा हूं और ये तुम्हें वीडियो में नहीं दिखेगा, ये जब मेरे साथ बैठेंगे तो सब अपनी बात बताएंगे, बिल्कुल कॉमनर की तरह तुम्हें बताएंगे हाँ गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। क्योंकि वो मेरे साथ डांट भी खा जाते हैं ना कि ज्यादा जो है हवा हवाई वाली बातें मत करना कि बच्चा पगला जाए कि 18 घंटे पढ़ता था 16 घंटे ना, जो तुमने किया वो मुझे पता है, इसलिए आराम से जमीन से जुड़कर बात करना, राइट। तो जितनी देर आप रहोगे उतनी देर आप इंग्लिश जाके ज्वाइन कर सकते हो और कोई नई चीज सीखने से कभी नुकसान नहीं होगा। जिसने ये सोचा कि मैं नई चीज नहीं सीखूंगा, ये मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम है, वही मारा जाएगा यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी हमेशा नई चीजें सीखने का नाम है। आपको खुद को एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा। आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, दूसरी जो चीज है कॉमनली, जैसे आप इनको सुनोगे, इन्होंने एक नई चीज सीखी थी, सिलेबस को बार बार एनालिसिस करना। सबसे इंपॉर्टेंट लिख लो, सिलेबस एनालिसिस क्यों? कल जब मंजर की वीडियो आएगी तो उसमें देखना, मैं हमेशा जब शुरुआत करता हूं तो सिलेबस एनालिसिस को बेस मानता हूं। मंजर ने अपनी गलती जब सुधारी तो एक बहुत बढ़िया काम किया, ओवरलैपिंग टॉपिक। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ओजांग सर ही समझा रहे हैं, मैंने कहा तुम समझा दो, कम से कम तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो ज्यादा सुनेंगे। मैं तो समझाता रहता हूं तो कान, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। इतनी वीडियो बना चुका हूं, 3000 वीडियो क्रॉस हो गई है, फिर भी इनकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओवरलैपिंग टॉपिक्स, तो जो अभी जो प्रॉपर आईएएस बन रहा है कम से कम उसकी बात तो सुन लोगे। हाँ भैया आईएएस हो गए, ठीक है, तो कम से कम उसकी बात तो सुनोगे। तो ओवरलैपिंग टॉपिक्स को क्रैक किया। ओवरलैपिंग टॉपिक्स का मतलब क्या होता है? आप जब सिलेबस एनालिसिस करते हो, वो बड़े एग्जांपल के साथ, वही वाला एग्जांपल जो मैं देता हूं, अब उसके मुंह से सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ मजा आ रहा है, क्योंकि भाई ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टूडेंट है। तो जैसे मैं डिजास्टर मैनेजमेंट कई बार समझाया है कि, और जैसे जियोमॉर्फोलॉजी समझाया है कि पेपर 1 में ऐसे है और पेपर 3 में है। मैंने जो अर्बनाइजेशन का टॉपिक पेपर 1 पेपर 3 हमेशा एग्जांपल, सारे एग्जांपल तुम उसके मुंह से सुनोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ चलो ये स्टूडेंट बोल रहा है बढ़िया से। तो वो बताएगा कि सबसे पहला जो सेगमेंट है वो आपका सिलेबस एनालिसिस है, फिर से कह रहा हूं, और ओवरलैपिंग टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है। वो तुम्हें की बताएगा कि एक्चुअली में जो सिलेबस तुम्हें चारों पेपर का दिखाई पड़ता है, स्पेशली खासतौर पे पहले 3 पेपर की बात करेगा, बोला एग्जैक्टली इतना बड़ा है ही नहीं है सिलेबस। जिस दिन तुम सिलेबस को पकड़ना सीख जाओगे, सिलेबस को पढ़ना सीख जाओगे, सिलेबस के अंदर चला जाना सीख जाओगे, तुम्हें पता चलेगा यूपीएससी ने ढेर सारे टॉपिक ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मतलब वो बार बार रिप्लीकेट है। जैसे एग्जांपल बड़ा अच्छा लिया, जब कल हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे कि सर जब हम वुमेन इंपावरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल, कि जब हम वुमेन इंपावरमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो पेपर 1 में हम उसके बारे में बेसिक पढ़ेंगे, लेकिन अगर वुमेन इंपावरमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन कहां से पावर दे रहा है, तो ये तो पेपर 2 की बात हो गई, पेपर 2 की बात हो गई। और जितनी भी सरकारी पॉलिसी वुमेन इंपावरमेंट के लिए चलाई जा रही है वो पेपर 3 का पार्ट हो गई। तो ये अलग अलग थोड़े ना, ये तीनों में दिया हुआ है, ये तीनों पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 में भी दिया हुआ है। लेकिन अगर आपने उसको कनेक्ट करके पढ़ना शुरू किया, आपने ओवरलैपिंग टॉपिक पकड़ लिया, आपको लगेगा अरे यार ये तो तीनों एक ही पार्ट हैं, ठीक है, एक साथ पढ़ा जा सकता है। इससे क्या होता है कि टाइम बहुत बच जाता है और आप आसानी से अपना प्लानिंग कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपको सबसे पहला क्या करना, फिर से कह रहा हूं, जितने भी बिगिनर स्टूडेंट हैं वो सिलेबस एनालिसिस को प्लीज समझने की कोशिश करें, इसके बिना काम नहीं चलेगा। दूसरा, जब आप उनके साथ जाएंगे तो आपको एक और मजेदार चीज पता चलेगी। फिर वही कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं और बहुत बार बार कहता रहूंगा, प्री, मैं जो वीडियो कल आने वाली उसको पहले बता देता हूं, मेंस, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। मैंने हमेशा कहा कि मेंस के मार्क्स तुम्हारी जीवन का आधार है। मैं जिन बच्चों का मेरा अभी फाइनल नहीं हुआ है, मुझे बार बार लगे कि इंटरव्यू उनका बहुत औसम हो, जब यहां बोल दिया कि आपका रिजल्ट आने हैं, तो लेकिन जो मेंस के मार्क्स हैं वो मुझे देखने पड़ेंगे कहां दिक्कत हुई। मेंस को पूरी तरह से थाम के रखो, ठीक है। मेंस में जो जीएस पोर्शन, ऑप्शनल पोर्शन, एसए पोर्शन, ठीक है, इनको बिल्कुल गंभीरता से इनको पकड़ के बैठो। अब यहां महत्वपूर्ण बात, हाउ टू क्रैक प्री।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ज्योग्राफी, और इसमें भी एनसीईआरटी में उसने बहुत अच्छे अच्छे जो है आपको टिप्स दिए हैं, आपको मिलेंगे वो। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं बार बार कहता हूं, बार बार मैं डे वन से कहता चला रहा हूं, प्रीवियस ईयर पेपर। और वही तुम्हें ऐसा लगेगा ओजांग सर का दूसरा फॉर्म वहां तुम्हें जो इंटरव्यू में बोलता है, और सारे ऐसे तुम्हें बोलते हुए दिखाई पड़ेंगे। सो मेक श्योर कि आप कोशिश ये करो कि यहां पर जो है जो आपका एक तरीका है, एक जो मैथोलॉजीज है, उस पर आप काम करो। क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ जितना पॉसिबल हो सके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ जितना पॉसिबल हो सके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। दो फायदे मैं बार बार फिर कह रहा हूं, एक तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़ो। मैंने कहा सर कई ऐसे क्वेश्चन थे आपने बता रखा था, और मैं तुम्हें कितनी बार ये वीडियो में हर साल बच्चों को बता दूं, बिगिनर बच्चों को प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना चाहिए। बोले सर इतनी बार पढ़ा था कि ऑप्शन कई बार क्वेश्चन बन जाता है, जो क्वेश्चन का ऑप्शन होता है उसी से क्वेश्चन बन जाता है, और मेरे कई क्वेश्चन फंसे सर इस तरह से, और मैंने उसको जो है अंदाजा लगा के वो क्वेश्चन फंसा लिए थे। तो प्री के क्वेश्चन पढ़ो नंबर वन, और दूसरा क्वेश्चन लगाओ। मैंने आपसे कहा था हुकिंग होती है, इसको हुक करना कहते हैं। तो जब आप क्लास में पढ़ोगे क्वेश्चन पढ़कर, ये टॉपर्स बता रहा हूं, ये उनकी भाषा बता रहा हूं, 125 रैंक जो है वो 58 रैंक उनकी बात कर रहा हूं, आपको भी इस अगर इस तरह रैंक में जाना है तो वहां पर उनको हुक करना सीख जाओगे। तो नाउ क्या होगा, प्री जो होगा वो इस तरह से हमारा जो है वो क्रैक हो सकता है। आप क्वेश्चन लगाओ। अब कैसे लगाओगे क्वेश्चन, हम लोगों ने ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस लॉन्च किया अभी, कई बच्चे उसके साथ जुड़े हैं। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस। तो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस आप अभी भी जाएं, गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें, ओटीपी के नाम से ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, और वहां पर हमने ढेर सारे क्विज डाल रखे हैं, ढेर सारे क्वेश्चन है। आज से इसको अपना एक हिस्सा बना लो कि मुझे 10 ही क्वेश्चन पढ़ने, उसमें 10-10 क्वेश्चन के मैंने क्विज डाल रखे हैं, 10-10 क्वेश्चन ऑनलाइन फ्री है। जाओ इसको पढ़ो, इसको लॉन्च भी कर दिया है, और ओटीपी को जो है बहुत जाने मानी सामाजिक कार्यकर्ता के हाथ से अभी डाउनलोड भी करा है। वक्त ही नहीं मिला, जब तक हम ये सोच रहे थे आप लोगों को बताएं तब तक ये रिजल्ट आ गया, भागा दौड़ी शुरू हो गई। ठीक है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, दुनिया भर की जो बातें शुरू हो गई, तो फिर इंटरव्यूज कंडक्ट करना, देर देर रात तक काम करना, तो उसमें रह गया। तो आप लोग इसको अभी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। इसमें काफी क्विजेस दिए हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस करो। डेली एक आदत डालो कि 10 क्वेश्चन तो पढ़ने ही पढ़ना है। अब जैसे कई बच्चों ने कहा कि सर अभी तो हमने पढ़ा नहीं, तो हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले समझो इस बात को, अगर प्री निकालना है तो झटके में प्री निकालना है, सबसे ज्यादा छटाई यहीं पर होती है, ध्यान रखना। तो इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जब क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को रीड करो, पढ़ो। जब क्वेश्चन को रीड करते हो तो क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आती है। मान लो तुमने कुछ भी पढ़ा, आज बुद्ध के बारे में पढ़ा, जैन के बारे में पढ़ा, तो यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन को रीड करोगे, तो रीड करने के साथ साथ तुम जब क्लास में जब बुक पढ़ोगे या नोट्स पढ़ोगे या टीचर जब तुम्हें पढ़ाएंगे, तो तुम्हें वो रिमेंबर हो जाएगा, याद कर जाएगा, वो हुक कर जाएगा कि अरे यार मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, इस पर मुझे अटेंशन लेवल बढ़ाना है, मुझे ध्यान देना है। ध्यान रखना, अगर ये नहीं कर पाते हो तो बहुत दिक्कत होगी। अब किसी बच्चे ने, देखो बच्चे ने क्वेश्चन कैसे पूछा है, ऑब्जेक्टिव लगाओ, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स जो, अब बताइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आपको नहीं पता, जो आपके प्री के क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए अब यही समस्या है, अब मैं ऑब्जेक्टिव वर्ड यूज कर रहा हूं और आप इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको इंग्लिश की पहले क्लास सबसे पहले ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और कोई क्लास आप ज्वाइन करें या ना करें। अब इतनी कॉमन चीजें भी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप सोच के देखिए कि अभी आगे बहुत से ऐसे वर्ड्स होंगे जो लगातार यहां आएंगे। अब जैसे अंकिता ने लिखा है कि सर केवल 4 क्वेश्चन ही हो पाते। कोई बात नहीं बेटा, प्रोग्रेस जो होती है वो डे 1 नहीं आती है। तुम्हें ये जो दिख रहा है ना, ये जो तुम्हें यहां दिख रहे हैं ना, ये एक दिन में सक्सेस नहीं हुए हैं। तुम भूल जाओ इस बात को कि इन्होंने पहले दिन कलम उठाई थी। अभी आप बात सामने बात कराऊंगा कि पहले दिन उन्होंने कलम उठाई और पहले दिन सक्सेस हो गए। बेटा इनके पीछे बहुत फेलियर वाला क्वेश्चन है। जब इनके इंटरव्यू डालूंगा तो इनसे बहुत तीखे तीखे प्रश्न भी पूछे गए। इसमें से ऐसे भी बच्चे हैं जो अपनी ग्रेजुएशन के बाद 2-2 3-3 साल उनको गैप का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। तुम ये जो सोच रहे हो कि बहुत इजी है और ये पहली बार गए और आज ये चमकते सितारों के रूप में, इनका तुमने दर्द नहीं देखा है, इनकी फ्रस्ट्रेशन तुमने नहीं देखी है, इनका पेन तुमने नहीं देखा है। तुम्हें खाली गेन नजर आ रहा है, पूरी दुनिया चमकते हुए सूरज को प्रणाम करती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगा कि वो पेन लेने की आदत डालो। अगर ये पेन लेने की आदत नहीं डालोगे ना, तो गेन तुम्हारे कंधे पर आएगा भी नहीं, तुम्हें गेन नहीं हासिल होने वाला है। तो विदाउट पेन गेन नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, तुमने इनकी अभी चमकती यात्रा पहली बार ये सितारे समझ के आए, लेकिन इन्हें टूटते हुए, इन्हें परेशान होते हुए, अपने सीनियर, अपने टीचर्स के सामने अपना दर्द कहते हुए हमने देखा है, तो इसलिए हमें अच्छी तरह से पता है।
तो अगर वो एक क्वेश्चन, मैंने कहा कि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के लाभ जानो। मैं और देखो तुम्हारा मन, तुम्हें इस तरह से अगली साल पोस्टर्स में आना है, तुम्हें देश का हीरो बनना है, तुम्हें सेलिब्रिटी बनना है, तुम्हारे पीछे लोग जो है वो पागलों की तरह जाएं, अगर तुम्हें करना है आगे, तो तुम्हें उनकी मैथोलॉजी बता रहा हूं। चॉइस तुम्हारी है, आज के बाद चॉइस तुम्हारी है, तुम उसको फॉलो करो या ना करो। और देखो जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं, इट इज नॉट अबाउट की रैंक, ठीक है, आईएएस मोस्टली, ठीक है, आईएएस हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी डीएसपी थे, तो ये क्या है, तो यहां पर जो है वो ऑलरेडी आपको पता होगा कि वो आईएएस मतलब अब सब आईएएस तो मतलब आईएएस हो गए। तो वहां पर वो तुम्हें तय करना है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बात तुम्हारी है, मैं बहुत क्लियर आपको बता दे रहा हूं। तो अगर आप इनको अगर यहां इस तरह से चमकना चाहते हो, इस तरह से चमकना चाहते हो, तो आपको इनके मेथड्स फॉलो करने पड़ेंगे या आपको इस तरह की चीजों को फॉलो करना पड़े, और नहीं तो फिर चलते रहो। कौन तुम्हें बात कर रहा है, भीड़ में बहुत से लोग निपट गए, तुम भी निपट जाओगे। मेरा काम है तुम्हें बताना। अब जैसे ये सर ने कहा कि सर पढ़ने लगता है लेकिन पता नहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अंदर प्रेशर आ जाता है। तुम्हें क्या लगता है इनको प्रेशर नहीं हुआ होगा? इनको जैसे वो दीवारों पे मुक्के मारते हुए नहीं देखा होगा? अरे देखा है भाई, इनको परेशान होते हुए नहीं देखा, देखा है। लेकिन तुम्हारी तरह से तुमसे भी ज्यादा ये परेशान रहे, लेकिन इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है, ठीक है, ये लड़ाई लड़के पहुंचे, ठीक है। इनको भी तोड़ देने वाली, इनकी आंखों में भी आंसू, जब फेलियर सामना करना पड़ा था, सब कुछ होने के बाद अच्छी अच्छी जगहों से पढ़ाई करके उसके बाद जॉब नहीं कर रहे हैं, समाज का दबाव, ताने, ये सब कुछ इनके हिस्से में थे। तुम्हें क्या लग रहा है इनको छोड़ दिया गया होगा? सक्सेस यहां से चमकती दिखाई पड़ती। कभी पीठ देखा करो, पीठ में बहुत खंजर बुके होते हैं इनके। तो सिंपल सा फंडा है, इनके फंडामेंटल को समझ लो, चीजें तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। बाकी मेरा काम तुम्हें समझाना है, तुम्हें उस भ्रम से बचाना जिसकी वीडियोस आजकल बन के आ रही, हिंदी माध्यम वालों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फलाना नहीं हो रहा है, और बड़ी बड़ी बातें की जा रही है इंटरव्यूज में, ठीक है। मैं तो सब डांट खा जाते हैं मेरे से, नहीं सिंपल बात करनी है तुम्हें, जो है वो है, ठीक है। तुम महामानव नहीं थे, हम तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं तुमने कितनी पढ़ाई की। तो तुम्हें भी वो समझना पड़ेगा कि वो चीजें कैसे हो रही हैं और कहां से जो है वो जा रही हैं। सबसे पहले आज बैठो और अपनी कमियों की लिस्ट बनाओ। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, इसमें से ना कोई खुदा है ना कोई भगवान है, इसमें सभी इंसान है। तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है, तुम्हारे ऊपर जो दबाव उनके ऊपर बिल्कुल मत करना। और सबसे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि जब तुम परेशान रहे, जब तुम फ्रस्ट्रेट हुए, तो तुमने लड़ाई लड़ी कैसे? अब आगे मैं बता रहा हूं, जो बताता जा रहा हूं, लिख लोगे तुम इनकी तरह आ जाओगे, और नहीं लिखोगे तुम अपनी दुनिया में जाओ, हम अपनी दुनिया में चलते हैं, कोई बात नहीं है। तो आज तुम्हें तय करना है, आज तुम्हें क्या करना है, तय करना है कि अपने जीवन को कौन सा रास्ता दोगे। आज तय कर लो, और आज जो तय करोगे, और आज ही तय करोगे, कल फिर नए भ्रम पैदा हो जाएंगे, कल फिर कोई नई चीजें पैदा हो जाएगी। आज तय कर लो कि तुम्हें कैसे तैयारी करनी है। कितने लोगों ने कमियों की लिस्ट बनाई और कितने लोगों ने इरादा किया कि मैं इसको जो है वो दूर करके अपने आप को एक व्यक्तित्व के रूप में लेकर आऊं। मैं बार बार ऐसे थोड़ा ना कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है, तो आपको निखारना पड़ेगा खुद को। अगली बात, ठीक है, सिलेबस एनालिसिस मस्ट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अपनी शुरुआत करो, अगर वाकई में प्री क्रैक करना चाहते हो। और इनके मुंह से सुनना चाहते हो तो इनके मुंह से सुनवा दूंगा, हो सकता है उजान की बात तुम्हें समझ में ना आ रही हो। और अगला, मैं आज से नहीं, जब मैं लबासना गया था उससे पहले भी कहा था, मुझसे सारे ऑफिसर्स ने कहा कि अपने प्लीज स्टूडेंट को बोलिएगा सर कि वो एक ही चीज करें, राइटिंग राइटिंग एंड राइटिंग, ठीक है। ये उन्होंने मुझसे बात कही थी। मेंस निकालने का एक ही तरीका है और बहुत बढ़िया तरीका बताया, ठीक है। इसमें जब आप इनकी वीडियो देखोगे बहुत मजेदार तरीका बताया। वही इस बार तो मेंस के बैच में लेकर आ रहा हूं, जो अभी मैं बैच पढ़ा रहा हूं, जो जिसको मैंने शुरू किया 2022, वही सारी प्रैक्टिस लेकर आ रहा हूं। मैं तो ढूंढता रहता हूं कि भाई ये क्या कर रहे हैं जो मेरा हर स्टूडेंट करके निकाल सकता है। और उन्होंने कहा राइटिंग राइटिंग राइटिंग, बोले लिखो। मंजर का नहीं हुआ पहली बार, तो उसने क्या किया, फ्रस्ट्रेट तो रहा, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई किया, देखा कि पढ़ तो उसने लिया लेकिन लिखना उसको नहीं आता उतने अच्छे से, लिखना शुरू किया। जब फर्स्ट मंथ उसने लिखा तो बहुत फ्रस्ट्रेट रहा, बोला सर मुझे लग रहा है मैं इतना वाहियात लिखता हूं जिसकी कोई हद नहीं। तो कहा लिखो, कोशिश करते रहो, तरीके ढूंढो उसमें। और 1 से 1.5 महीने बाद, जैसे मैंने आपको डायरी राइटिंग बताई, तो यहां पर मैंने कहा कि सिंपल चीजें लिखो, बहुत घबराओ नहीं कि मुझे बहुत बड़ा नॉलेज है, बहुत बड़ी चीजें हैं। लेकिन आप जब लिखने की प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आपकी चीजें सरफेस पे आनी शुरू हो जाती हैं, और 1.5-2 महीने बाद आपको अपना इंप्रूवमेंट देखना शुरू हो जाता है। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप अगर आंसर नहीं लिख पा रहे हो तो डायरी लिखो यार, ठीक है, डायरी लिखो। ये कराया है मैंने, बता रहा हूं,
2 पेज डायरी लिखो, आज दिन कैसा रहा, तुम्हारी कमियां क्या हैं, तुमने क्या इरादे किए, आज ओजांग सर की क्लास में क्या सीखा, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज को तुम पॉजिटिव कैटेगरी में रखोगे, जिसको निगेटिव कैटेगरी में रखोगे। सिंपली लिखना शुरू करो। लिखने से कॉग्निटिव स्टडी शुरू होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोटर एक्टिविटी हमारी बॉडी में शुरू हो जाती है, बॉडी और माइंड कोऑर्डिनेशन आ जाता है। फिर से कह रहा हूं, ठीक है, डायरी ही लिखो, आंसर 2 पेज लिखो, क्वेश्चन बना लो। जैसे मान लो मैंने अभी आज बताया कि अपनी कमियों को कैसे दूर करें, क्वेश्चन लिख के इस पर अपने जो पॉइंट्स उसको लिखने की कोशिश करो, फ्लो चार्ट में लिखो, पॉइंट्स में लिखो, कोई भी बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको नहीं करनी है। और जब आप ये प्रैक्टिस में लेकर आओगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो आपको बताया, सिलेबस एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, और जो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस डाउनलोड कर लो अभी के अभी, और उस पर जाके क्विज दे आओ अपना, ठीक है, उसमें क्विज दे आओ। ढेर सारे प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं। और अब मैं बता रहा हूं, ये मैं जो संचिता रैंक 1 जो यूपीपीसीएस की रही हैं, और अभी जो मैंने जितने बच्चों से बात किया, वो अगला मैं आपको रीजन बताता हूं कि वो क्या है, और उसके बारे में आप ध्यान दीजिए। और वो रीजन है, हम लोगों को सिखाया जाता था C2D, मेरे मुंह से आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, कॉपरेट टू डोमिनेट, कॉपरेट टू डोमिनेट, कॉपरेट टू डोमिनेट, ये बड़ा कॉमन है। इनको क्या हुआ, जैसे आपने देखा कि इसमें आपने बोला कि आईआईटीएंस का बड़ा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, ये आईआईटी में सिखाया जाता है। आपने नोटिस किया कि आईआईटीएंस का, इंजीनियर्स का सिलेक्शन हुआ है। तो चूंकि मैं वो जीवन जी चुका हूं, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से पता। मैं तुम्हें सीक्रेट बताता हूं आज, तुम्हें एक बहुत बड़ा राज जिन्होंने किसी भी वीडियो में नहीं बताया, सीक्रेट बता रहा हूं तुम्हें। और राज क्या, अब जान लो और इसको समझने की कोशिश करो तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तुमने देखा कि ये सभी अच्छे कॉलेज से हैं, एक बहुत आपने नोटिस किया होगा कि अच्छे कॉलेज से, आपने देखा कि आईआईटीएंस हैं, फलाना इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, मौलाना आजाद कॉलेज से हैं, आपने नोटिस किया होगा, हाँ या ना मुझे बताओ। मैं तुम्हें आज सीक्रेट बताने जा रहा हूं, बहुत मस्त सीक्रेट, जिसको किसी ने भी इंटरव्यू में नहीं कहा होगा। नोटिस किया आप लोगों ने, ये कॉलेज अच्छे जा रहे हैं, और मैं अभी बताऊंगा इसमें इनकी सक्सेस का राज बताने जा रहा हूं कि इनकी सक्सेस बेसिकली कैसे हुई है, और क्यों तुमने जो नोटिस किया होगा इंजीनियर्स ने निकाला, ये इंजीनियर्स की जो है संख्या बहुत ज्यादा है। हाँ या ना बताओ। और चूंकि मैं वो जीवन जी चुका हूं, मैं वो जो है वो चीजें देख चुका हूं, तो मुझे इसका बहुत प्रैक्टिकल, इसीलिए मैंने क्वेश्चन, जब मेरे साथ कोई इंटरव्यू बैठता है तो उससे ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछता हूं, ठीक है, और ये मैं निकलवा लेता हूं, क्योंकि मुझे पता कि ये सिंपल इंटरव्यू में इनसे बोल दिया जाएगा, ये कभी नहीं बताएगा बंदा। जानना चाहोगे? वो है C2D, कॉपरेट टू डोमिनेट, यानी कि जीतने के लिए सहयोग करना। अब तो सहकारिता मंत्रालय सरकार ने बना दिया, जीतने के लिए सहयोग करना, इसको बोलते हैं कॉपरेट टू डोमिनेट। डोमिनेट मतलब कि इस कंपटीशन में तुम्हें आगे जाना है और एक दूसरे को जो है कॉपरेट करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, होता क्या है कि जब आप किसी अच्छे कॉलेज में जाते हैं, मान लो आईआईटीज में जा रहे हो या आईएम्स में जा रहे हो या अदर इंस्टीट्यूट में, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो, तो चूंकि क्या होता है कि वहां का मैं माहौल बताता हूं, वहां पर शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा लोड होता है, बहुत ज्यादा लोड होता है। तो कॉलेज एक ऐसी लाइफ होती है, खासतौर पे इंजीनियरिंग कॉलेज, जो हमारे इंजीनियर बच्चे होंगे वो बहुत अच्छे जानते हैं, वहां बड़ी अच्छी सी लाइफ बन जाती है, और वहां पर पीयर्स यानी दोस्ती बड़ी अच्छी होती है, पीयर्स। और मोस्टली जो होते हैं वो पीयर्स में, चूंकि नए नए होते हैं, सपने नए नए होते हैं, दोस्त हमारे बच्चे, मेरे भी कॉलेज फ्रेंड्स, हमेशा मुझे अगर कोई कहे कि सब कुछ छोड़कर क्या पाओगे, मैं मेरी कॉलेज लाइफ मुझे वापस कर दो, ठीक है, वो मेरे दोस्त मुझे वापस कर दो, जो हम लोग जो जिंदगी जिया करते थे। तो हम लोग क्या होता था कि बहुत लोड डाल देते थे कॉलेजेस में, तो उसमें हम लोग लड़ने के लिए क्या करते थे, अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करना सीख जाते, टीम वर्क सीख जाते थे, टीम वर्क। अब किसी को, जैसे हमारे यहाँ था सर्किट, मुझे बनाने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, तो मैं सर्किट जोड़ता था, एक को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मुझे उसमें बड़ी दिक्कत होती थी, तो उसको कंप्यूटर, वो एक असाइन राइटिंग अच्छी, तो असाइनमेंट लिख देना उसका काम था। तो हम लोग क्या करते थे, काम को बहुत ही बिना ईगो को आए, ठीक है। यहां पर क्या होता है, जब आप बाहर होते तो आपकी ईगो आ जाती है, अरे वो हमसे ज्यादा जान जाएगा, अरे अपनी कॉपी नहीं देनी उसको, और ये जो है, अरे उसको नहीं बताना कि हमने कितना पढ़ा, उसको बोला अरे हम कहाँ कुछ नहीं पढ़ रहे, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। इस तरह की आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, ईगो बहुत ज्यादा आती है हमारी। लेकिन जब हम इस तरह के माहौल में जाते हैं तो वहां ईगो डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि हमें पता है सामने हमारा दुश्मन, हमारा जो प्रोफेसर, उसके असाइनमेंट है, वो कभी मुंह से निकल गया ये असाइनमेंट कल जमा होना है, ये फलाना जमा, अब हमारी तो हालत खराब रहती थी। तो हमारे बीच में ईगो नहीं आती थी, हम टीम वर्क सीख गए थे।
अब जरा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं, टीम वर्क सीख गए थे। कॉपरेट टू डोमिनेट, कि हम लोगों को आपस में कॉपरेट करना है ताकि हम डोमिनेट कर पाए, नहीं तो ये प्रोफेसर हमारी ऐसी तैसी कर देंगे, हमें हमेशा हमारी घबराहट होती थी। ये हमें नहीं पता चलता था, लेकिन 4 सालों में हमारी ये जीवन का हिस्सा बन जाता था। ये हमारा जो है वो लाइफ का पार्ट बन जाता था कि हम आपस में कभी ईगो शो नहीं करते थे। हम हमेशा दोस्त हैं, हमें पता था अकेले हमसे होगा नहीं, ये प्रैक्टिकल फाइल एक ही दिन में बनना, ये मैथ्स के असाइनमेंट हो जाना, ये इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाना, ये हमसे अकेले बस का होगा नहीं, राइट। तो इसीलिए हमने टीम वर्क सीख लिया था और पियर्स का हमने यूज करना सीख किया। तुम किसी भी अगर अच्छे कॉलेज में होगे, तुमने नोटिस किया होगा कि वहां पर पियर ग्रुप्स बनते हैं। नोटिस किया होगा, हाँ या ना, मुझे बताओ। देखो अनुराग ने लिखा है कि सर मैं सीएसई ब्रांच में हूं और हमारा ग्रुप ऐसे बनता है। मानते हो? तुम कहीं भी जाओगे तुम देखोगे कि वहां पर हमारे साथ यही चीज होती है। मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और जब आप कॉलेज में नहीं अच्छे पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए आप ऐसे कॉलेज में पढ़े जहां कोई किसी बात नहीं कर रहा है, जहां पर इसका इंटेलेक्चुअल माहौल नहीं है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल माहौल नहीं है, जहां पर एक थोड़ा सा कि एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा, और प्रेशर से लड़ने के लिए आपके पास कोई और चारा नहीं है। आप अकेले ना इतने असाइनमेंट कर सकते हो, ना इतने आप जो है प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, ना इतना केस स्टडीज दे सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ता है, मजबूरी में जाके आपको काम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, मिलकर लड़ना पड़ता है, ताकि आप ये जो है वो पास हो जाओ। तो अब जरा महत्वपूर्ण बात, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप धीरे धीरे ट्रेन हो जाते हो उसमें। 3-4 सालों में आपको हैबिट हो जाती है, फिर दोस्तों के बिना आप नहीं रह पाते हो और लगता है कि ये काम नहीं हो पाएगा। मैंने जो नोटिस किया इस बार, मैं सबसे बात करता आया हूं, इन सभी ने अपनी स्पीयर जो सेगमेंट है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया और बहुत टाइम बचाया। ये मैं आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं, अगर आप इसको अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने जा रहा है। अब आपको क्या करना है, अपने पीयर ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, पीयर ग्रुप। तो पीयर ग्रुप जो है वो जब आप बनाते हैं तो वहां पर अगेन जो क्या होता है कि आपको काम को रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। मान लीजिए मैंने 2 आइडिया आज पढ़ा और मैंने आंसर लिखा, आपने कुछ क्वेश्चन लिखा, आपने एक आइडिया लिखा, मेरा एक और दोस्त है उसने भी एक नया आइडिया लिखा जो मेरे पास नहीं। अब हमने क्या किया, आपस में शेयर कर लिया, ठीक है, कि एक आइडिया तुम्हारा, एक आइडिया मेरा और एक आइडिया। अब मेरा का क्या हुआ, अगर मुझे ये 4 आइडिया पढ़ने होते तो मुझे डबल टाइम लगाना पड़ता, लेकिन टाइम तो मेरे पास कम है, तो एक आइडिया मैंने उससे ले लिया, एक आइडिया मैंने उससे ले लिया, मेरे पास जो मेरे आइडिया बढ़ गए। तो मेरे आइडियाज बढ़ गए, यानी कि मैं अब आंसर राइटिंग ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा, मैं अच्छे अच्छे इंटरव्यू में ज्यादा अच्छे जवाब दे पाऊंगा। किसकी बात कहां हिट कर जाएगी हमें नहीं पता। तो यहां पर जो है पीयर ग्रुप जो होते हैं, एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल ग्रुप होता है जहां पर अपनी ईगो को डिसॉल्व करके, यही सबसे बड़ा दुश्मन होता है दोस्ती में। तुमने भी नोटिस किया होगा, यही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अरे वो हमसे ज्यादा पढ़ लिया, छुपा रहा है हमसे, अपनी किताब नहीं दिखाता, अपने नोट्स नहीं दिखाता है, तो यहां पर हमारी दोस्ती टूट जाती है। C2D अपनी कॉपी में लिख लो, कॉपरेट टू डोमिनेट, और इन सब ने किया है। और आप किसी भी अच्छे कॉलेज में जाओगे, अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो तो मुझे हाँ लिखकर बताओ कि हाँ सर हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, ठीक है, हम आपकी बात से एग्री करते हैं, मुझे इसका जवाब देना। जो लोग भी अच्छे कॉलेजेस में है या जिनके अच्छे पीयर इंटेलेक्चुअल, बकैती ग्रुप नहीं, ये बकैती ग्रुप नहीं, इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, जहां पर वो जब बैठते हैं डिसिप्लिन के साथ 1 घंटे 1.5 घंटे, और जैसे कॉलेजेस में कहते हैं ना कि फटी पड़ी है यार, अभी निकलना नहीं तो प्रोफेसर हमारी ऐसी तैसी कर देगा। तो ये कॉलेज में जब लैंग्वेज यूज करते हैं इस तरह से, तो वो क्या होता है कि वो मिलकर काम, मजबूरी हो जाती है। हमने किया, कई बार हमने ये जीवन जिया है, और उसमें हमारी बॉन्डिंग इतनी मजबूत हो जाती, जब हम जब जीत के निकलते थे, उस प्रेशर से निकल जाते थे प्रोफेसर के पूरे दबाव से, तो इतना लगता था कि हाँ इतना इंजॉयमेंट, इतना खुशी, और एक दूसरे के साथ गले लगकर कि यार चल यार इस बार बच गए, इस सेमेस्टर बच गए, अगले सेमेस्टर देखा जाएगा। तो वो जो फीलिंग होती है वो बहुत ही अलग लेवल की होती है। और अगर आप इसको अपनी पढ़ाई में लेकर आप आते हैं, और ये मैंने कॉमनली देखा है, सीरियसली कह रहा हूं मैं, जितने भी लोग हैं, आपसे बुक बता दिया बिपिन चंद्रा, तो तुम्हारे पास बिपिन चंद्रा नहीं है। एनसीईआरटी बता दिया, तुम्हारे पास एनसीईआरटी नहीं है। नोट्स तुम्हारे पास नहीं है। 24 घंटे तुम्हारे पास 24 घंटे नहीं है, तुमसे भगवान 12 घंटे छीन लेते, नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ कॉमन है। लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो वो तुमसे बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनसे कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। हमने वो लाइफ जी है तो हमें वो पता होता है कि वो बेसिकली कैसे करते हैं। तो अब क्या करना है, आपको इंटेलेक्चुअल ग्रुप बनाना, लेकिन बात रहे इंटेलेक्चुअल, ईगो ग्रुप नहीं। जहां पर भी ईगो क्लैश हो रहा है, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन जो, वो तुम्हारा ग्रुप नहीं है। और ये कब बनता है, जब तुम्हारा नीड बेस्ड ग्रुप बनता है, ठीक है, नीड बेस्ड, कि जब आपको पता हो कोई और चारा नहीं, हमें मिलकर लड़ना है। तो ऐसे लोगों को आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको C2D, कॉपरेट टू डोमिनेट ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कई बार लोग कहते हैं कि सर व्हाट्सएप पे ग्रुप बना ले, मेरे बच्चे भी कई बार पूछते हैं। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादातर चैटिंग बंद कर रखी है। आप कहते हैं कि आप
चैट का अलाउ नहीं करते। कई बच्चे मुझे नए नए आते हैं, बोले सर हमें आप इजाज़त दे दीजिए, हम इस पे ग्रुप करेंगे। जैसे ही वो व्हाट्सएप पे आते हैं, व्हाट्सएप तो एक ऐसी दुनिया है, देखो क्या होता है जब हम इस संबंधों में जाते हैं ना, तो एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, एक दूसरे की क्या नेचर है, सामने हमारे होता है। इसमें कोई हमारे सामने नहीं होता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में केवल भसड़ होती है, मैं एग्री करता हूँ, इसीलिए मुझे वो पसंद नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुप में केवल भसड़ होती है। किसी ने एक पोस्ट डाला, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दूसरा उसमें आ गया, क्या तुम लोगों ने बेवजह मैसेज कर रखे हैं, डिस्टर्बेंस होती है, ऐसे लोगों को निकाल दिया जाना चाहिए। दूसरा उसका विरोध करता है। फिर उसको अपोज करने के लिए पहले वाले जो उटपटांग, फिर क्या होता है, बात जानी थी पढ़ाई पे और चली जाती है लड़ाई पे। बात जानी थी पढ़ाई पे, चली जाती है लड़ाई पे। तुमने नोटिस किया व्हाट्सएप ग्रुप में यही भसड़ होती है। तुमने मुझसे शिकायत करते हो उजांग सर आप जो है वो कम्युनिकेशन ओपन क्यों नहीं करते। मैंने कहा जरूरत ही नहीं है, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। वहां पर पढ़ाई नहीं, लड़ाई होती है। जब तक हम एक दूसरे को व्यक्तिगत नहीं समझ पाते या इंटेलेक्चुअल एक कंट्रोल माहौल में हम नहीं करते, तब तक हमारे लिए वो एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करना, पीयर ग्रुप में जाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह के ग्रुप बना। अब सवाल है कोविड टाइम पे आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो अगर आप ओटीपी पे जाओगे, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे, तो आपने देखा होगा ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस आप जब डाउनलोड करोगे, ठीक है, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको वहां पर फोरम मिलेंगे, वहां पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। मैं तुम्हारा दोस्त क्यों बनूं, मैं तुम्हारी दोस्ती कोई मुझे जाके किसी के जो है हड्डी तोड़नी है। मैं तुम्हारा दोस्त इसलिए बनना चाहता हूं या तुम मेरे दोस्त इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि हम कॉमन प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। हमारा इंटेलेक्चुअल जो है वो एक संबंध होना चाहिए, एक जो है वो एक जिसे कहते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता वाला संबंध होना चाहिए, रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो तुम अब इसमें क्या होगा, आप जाएंगे फोरम में, फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली। इसमें हम क्वेश्चन अपलोड करते हैं और क्वेश्चंस अपलोड करके, राइट, क्वेश्चंस अपलोड करके इसमें हम आपस में वहां पे डिस्कशन, अपने आंसर देते हैं, ठीक है, ये फ्री है। और यहां पर हम एक दूसरे के आंसर्स पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको रिप्लाई कर सकते हैं। और एक धीरे धीरे क्या होगा, जैसे कुछ दिन तक आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चलेगा मिस्टर एक्स कुमार हैं, वो बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं, मिस्टर वाई कुमार हैं मान लो, ठीक है। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे आपको लगेगा कि इस बंदे की राइटिंग मेरे बड़े काम की है, ठीक है, और एक्स को लगेगा वाई की राइटिंग मेरे बड़े काम की है। तो इंटेलेक्चुअली एक दूसरे को आप सपोर्ट करना शुरू करेंगे, उनका काम दिखाई पड़ेगा और धीरे धीरे आप एक ग्रुप अपना वहां डेवलप करके आप इस फोरम में बेहतरीन काम कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये भी प्रैक्टिस आपको मैंने दे दी और ये टोटली फ्री है। आप आज जाएं और ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस को जो है डाउनलोड करें, आपको ये टोटली वहां फ्री मिल जाएगा। तो दोस्तों जो मैंने आपको तरीके बताए वो बहुत ही बेहतरीन तरीके रहे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं कि इनको आप सोचकर समझकर, कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं, कोई मिराकल नहीं है। हाँ, लास्ट में सभी ने आपके लिए एक मैसेज दिया है, आप लोग भी सुन लें। मैसेज क्या है? धैर्य, पेशेंस, काम, शांत होकर रहें, परसिस्टेंस, लगातार मेहनत, और कोई तरीका नहीं है। लगातार मेहनत। लगातार मेहनत का मतलब ही नहीं कि वो जाओ और वीडियो देख लो कि मैं 18 घंटे पढ़ता था या 18 घंटे पढ़ती थी, वो किसी काम का नहीं है तुम्हारे, ठीक है। लगातार मेहनत का एक आपने सेट कर लिया कि भाई मुझे रोज 6 घंटे या रोज मुझे 8 घंटे पढ़ना है, तो मुझे रोज पढ़ना है। अब कोई दुनिया की ताकत मुझे इसको हटा, ये जो लगातार मेहनत है, परसिस्टेंस है, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कूल रहो, काम रहो, घबराना नहीं, हाथ पैर कांप रहे हैं और ऊट पटांग हरकतें आपने करना शुरू कर, बिल्कुल नहीं करना है। और धैर्य के साथ, ठीक है, धैर्य के साथ कि नहीं ये मुझे मिलेगा। और जो आपने सक्सेस देखा है उसमें बेसिकली एक झटके में किसी को कुछ नहीं मिला है, हार का सामना करना ही पड़ा है। लेकिन अगर वो हार कर भाग गए, घबरा गए, तो आप कभी भी आज वो नहीं सक्सेस होते। इसमें से जो मैंने आपको दिखाया, इसमें से 70% लोग नहीं होते, इसमें सिलेक्शन होता ही नहीं, ठीक है। ये इस बार का बड़ा ट्रेंड रहा है कि इस बार जो है उन्होंने ज्यादातर सेकंड अटेम्प्टर और थर्ड, ये हमने नोटिस किया है। हम भी एक एनालिसिस कर रहे थे कि क्या बात है, वो बच्चे जो इतना अच्छा बोल रहे थे, इतना अच्छा उन्होंने प्रिपरेशन की, पढ़ाई इतनी अच्छी रही है, वो इस बार सेलेक्ट क्यों नहीं होते। उसमें हमने देखा उसमें बहुत से फर्स्ट अटेम्प्टर भी थे। तो इस बार यूपीएससी ने शायद सेकंड अटेम्प्टर या थर्ड, थोड़ा वो धैर्य देखना चाहते थे कि स्टूडेंट के मन में धैर्य है या नहीं है। हालांकि सिर्फ ये एक बेसिक एजम्पशन है, एक बेसिक एनालिसिस, इसका कोई फैक्ट अवेलेबल नहीं है अभी, लेकिन वो धैर्य देख रहे थे कि इसके अंदर इस बड़ी जो सर्विस है उसमें टिके रहने की पावर है कि नहीं है। तो नेवर गिव अप, आप जो है वो सिस्टम अपना लें कि आपको कभी भी जो है वो गिव अप नहीं करना है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मुझसे कल कई बच्चों ने बैचेस के बारे में जानकारी मांगी कि सर मुझे बैच की जानकारी दीजिए। तो थोड़ा सा बैच की जानकारी आप इकट्ठा एक बार समझ लो। अभी जो मैच मॉर्निंग में मेरा 8 बजे चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मेंस 2022, जिसमें मैं सोशल इश्यू से शुरू कर रहा हूं और
जो इन टॉपर्स ने बताया भी था, इस बार वो बताएंगे भी, वो मैथोलॉजी, जैसे कि मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, जैसे अभी आप देखेंगे मंजर ने बोला कि आप हर टॉपिक के 4 से 5 डायमेंशन क्रिएट कर लीजिए, उस पर काम करिए, मेंस आपका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, और स्टैटोडायनामिक पे फोकस करिए। तो मैं हमेशा स्टैटोडायनामिक बोलता चला आया हूं, तो मैं ये पूरा जो है वो क्वेश्चन आंसर एंड डिस्कशन फॉर्म में लेकर जाऊंगा। ये मेंस 2020 ये बैच चल रहा है, इसमें भी जो है वो ओपन है अभी 1-2 दिन क्लास, इसमें जो लोग भी भागीदार करना चाहते हैं उसमें भागीदारी कर सकते हैं। दूसरा, एनसीईआरटी के लिए मुझसे बहुत बच्चों ने पूछा, और मैंने ये देखा कि जैसे मैंने जब एनसीईआरटी आंदोलन शुरू किया, आपका जो बैच था या जो अभी लास्ट खत्म होने वाला है, तो उसमें मैंने ज्योग्राफी से पढ़ाया। तो कई बच्चों ने कहा सर ज़्यादा टीचर हिस्ट्री से पढ़ाते हैं, हम ज्योग्राफी से पढ़ा रहे हैं। तो मैंने उनको रीजन बताया कि किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट कितना डेप्थ में है और कितना जो है वो लार्जर जाता है। इन टॉपर्स के मुंह से सुन लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो मैथोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटीज कम से कम प्री को क्वालिफाई करने में बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन खुद इन्होंने कहा कि सर वो ज्यादातर मिथ फैला है कि 6ठी से 12वीं तक, तो बीटीएल इज इंपॉर्टेंट। तो मैं हमेशा जो कहता हूं कि एनसीईआरटी को बीटीएल फॉर्म में पढ़ना चाहिए, बिटवीन द लाइन्स, ये पढ़ लोगे सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये बैच मुझसे पूछा कि सर आप कब से नया शुरू कर रहे हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन आज से हमने ओपन कर दिया है। ये 23 नवंबर से ये बैच हमारा शुरू होगा, नवंबर से, और इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, ठीक है। और इसमें लिमिटेड सीट्स ही रहेंगी। लास्ट टाइम हमने इसमें बहुत क्वालिटी कंट्रोल किया, हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है लिमिटेड रखे ताकि हम कॉपियां चेक कर सकें, उनका इवेल्यूएशन कर सकें, और आपने वो प्रगति भी देखी, तो दैट इज ऑल्सो स्टार्टेड। और ये केवल 3000 स्टूडेंट्स के लिए रहेगा ओनली, ठीक है। तो इसमें जो भी टिल अक्टूबर जा रहे हैं वो इसके साथ जोड़ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो कॉन्सेप्टर बैच दैट्स वी आर स्टार्टिंग 28 दिसंबर, राइट, दिसंबर। इसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन, जो कि लिमिटेड ही हम लेकर जाएंगे। इस बार कुछ नए हम जो है मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। मेंटरशिप का प्रोग्राम की मतलब जो लिमिटेड हमारे स्टूडेंट रहेंगे उनके साथ हम जुड़कर उनको पीछे से बैकएंड पे मेंटरशिप प्रोग्राम, उनके साथ बात करना, उनकी प्रॉब्लम की लिस्ट बनाना। क्योंकि अब मुझे बस इतना ही लग रहा है कि आप लोग अपनी कमियों पर काम नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपको जो मैंने जब ये क्लासेस में पढ़ाता हूं तो बच्चा कहता है कि सर कॉन्सेप्ट एकदम ऑसम क्लियर है, कोई अब डाउट नहीं है। फिर उसके बाद क्या रीजन होता है कि आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम होता है कि आपकी कुछ व्यक्तिगत प्रॉब्लम होती है। आप अपने बारे में पहली बात तो गलत धारणा रखते हैं, आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं, और आपको कोई सपोर्ट अगर कर दे तो आप जो है वो आसानी से निकाल लेंगे। एनसीईआरटी बैच में मैंने देखा, अगर आप लोगों को, जो मेरे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट याद है, जब फर्स्ट टेस्ट आप आए थे और 4-5वें दिन मैंने टेस्ट लिया था, तो उसमें से मैक्सिमम मोस्टली क्लास फेल हो गई थी, मतलब कोई पास ही नहीं हुआ था उसमें। और जब मैंने लास्ट में भी पॉलिटी का टेस्ट कंप्लीट किया तो आपने देखा कि मोस्टली बच्चों के 20 आउट ऑफ 20 19 आउट ऑफ 20 इतने जो है नंबर आए। तो इतना हमने इंप्रूवमेंट कर लिया वहां पे। और अभी भी उसके बाद भी कई प्रॉब्लम, किसी को आंसर नहीं लिखना आ रहा है, किसी को कोई रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो हम इस बार इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम ऐड कर रहे हैं सभी बैचेस में। और मेंटरशिप में इसमें क्या होगा कि लगातार आप जो है वो टेस्ट जो देंगे उसमें हम उस पर आपसे बात करेंगे, आपकी कमियों पे बात करेंगे। तो बैक हैंड सपोर्ट हम इसमें लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम लिमिटेड स्टूडेंट के साथ भी जा सके। तो कॉन्सेप्टर में भी हम बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स, केवल 1000 स्टूडेंट हम इसमें जोड़ेंगे। क्लियर है? बाकी रवि बजाज सर इंग्लिश शुरू कर रहे हैं, नए बैचेस। और प्लीज जिनको भी ये दिक्कत है वो ज्यादा देर रोए नहीं कि मेरी अंग्रेजी कमजोर है, मुझे पढ़ना नहीं आता, हिंदी माध्यम वालों का सिलेक्शन नहीं होता। बेहतर है इस सेवा को समझें थोड़ी देर बैठ के, कौन लोग होते हैं उनको बोलते हुए देखें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। उनके डॉक्यूमेंट्स पढ़, उनको दिन भर में कितने तरह के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, आपको सारी चीज़ों का अंदाजा हो जाएगा। और उस तरह समझे कि आईएएस ऑफिसर को कैसे काम करना पड़ता है, आईपीएस ऑफिसर को कैसे काम करना पड़ता है। कभी सीनियर ब्यूरोक्रेट से मिले तो वो देखेंगे आप किस तरह से वो डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसके बिना काम नहीं चलना है। एक ऐसी सच्चाई है जिसको तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। तुम सिस्टम के अंदर पहुंच के तुम बदलाव कर सकते हो, सिस्टम के बाहर चिल्ला के तुम कुछ नहीं कर सकते। उसका बहुत ही मजबूत सिस्टम है ये, राइट। तो ये कॉन्सेप्टर बैच तो आफ्टर 12th और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो भी हमारे साथ 2 साल का, ये 2 ईयर बैच है, इसके साथ जोड़ सकते हैं। ये शॉर्ट 3 मंथ का बैच है एनसीईआरटीज, राइट। और अभी जो मेंस बैच चल रहा है वो ये है हमारा, जो मेरे साथ आप जोड़ सकते हैं। बाकी अदर जो बैचेस हैं वो आप, जैसे ऑप्शनल हो गया, पीएसआईआर ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल मैंने कहा कि मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, उसके साथ भी जा सकते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार दे रहा है, काफ़ी बढ़िया बेहतरीन है, उसके साथ भी आप जोड़ सकते हैं। बस अब ये है कि बहुत देर ना करना, नहीं तो पता चला कि तुम्हारा मामला जो है वो समय की निर्णय ना ले पाने की वजह से साफ हो जाए, ये मैंने देखा है। तो आज जो मैंने आपको तरीके बताए, 2-3 दिन में लगातार इस साल के साथ व्यस्त रहा, आज थोड़ा सा और व्यस्त रहूंगा, ठीक है। चूंकि एक इम्पॉर्टेंट समय होता है हमारे लिए भी, कुछ दुख और सुख दोनों इस समय हमें डील करने पड़ते हैं।
सुख इसलिए क्योंकि सिलेक्शन हो गए, दुख इसलिए कि उनसे जिनसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी उनको संभालना भी है कि वो टूटे नहीं, वो उनका धैर्य न खोए और वो फिर अगले साल हिम्मत से जुटकर जो है वो तैयारी कर। और मुझे लगता है कि उसमें से मैं बहुत लकी हूँ कि बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को कंटिन्यू करके रखे हुए हैं। लास्ट एक और चीज़ बताना चाहूँगा, प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ। इसमें सब कुछ आता है। और अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करो, सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करो, प्लीज सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करो, अपने विकास पर फोकस करो, ठीक है। अपनी हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपने जो स्टेमिना है कि आपका जो है ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर सको, प्रेशर को डील कर सको, टाइम से पढ़ने की आदत डालो। वो हर चीज़ जो तुम्हें इंप्रूव करने के लिए ज़रूरी है, जो तुम्हारी इंप्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है, आज से वो करना शुरू कर दो। आज से, कल से नहीं, आज से। कल कभी नहीं आता, राइट? कल कभी नहीं आता। सो मेक श्योर। अब जैसे इन लोग का हिंदी मीडियम में क्विज नहीं है, ऊपर जाओगे लैंग्वेज ऑप्ट करोगे, हम तुमसे ज्यादा कंसर्न है। ऊपर जाकर एक जैसे वो चेहरा जैसा बना होगा उस पर जब करोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आ जाएगी। तो वो क्विज हिंदी में भी इंग्लिश में, फोरम में जितने क्वेश्चन पढ़े हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इसीलिए तो हम सबसे अलग हैं, ठीक है, कि हम वो दोनों भाषाओं का जो है वो बात कर रहे हैं। तो आप उसके साथ भी, और जब आप फोरम में जाते हैं तो एक बड़ा यूनिक फीचर डाल दिया गया जो फोरम मैंने बताया, उसमें आप अपने पेज पर लिखकर आप उसको स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप वहीं पर टाइप करें, ठीक है, जैसे एग्जाम में लिखा जाता है, आप लिखकर उसको आप स्कैन करके डाल सकते हैं, वो भी हमारे जो है वो हम तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश जो है रवि सर के साथ आप शुरू हो जाइए, इंग्लिश सर की जो है वो शुरू हो रही है, ठीक है। तमाम इनके बैचेस आ रहे हैं, इनके वोकैबुलरी बैच आ रहा है, इनका जो है वो ग्रामर, बेसिक ग्रामर का बैच आ रहा है, और कंपल्सरी, क्योंकि इस बार भी हम बहुत प्री में हमारे बहुत से बच्चे इस बार जाएंगे, रिजल्ट हमें मिलेगा, तो इंग्लिश कंपल्सरी भी इनके साथ शुरू कर रहे हैं, जो यूपीएससी में मैंडेटरी होता है, तो इनको भी जो है हम इस बैच के साथ लेकर आ रहे हैं। तो जुड़े रहिए इनके साथ और कोशिश करिए कि अपने आप को हाईलाइट करिए, अपने साथ चलिए। PSIR ऑप्शनल बहुत अच्छा जा रहा है, आप अर्शित सर को आप देख सकते हैं कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं। डिसीजन लीजिए, प्लानिंग करिए, अपनी फेलियर प्लानिंग बनाइए कि आप अगर फेल कर जाते हैं तो आप कैसे आप बाउंस बैक करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी, अपनी कमियों की लिस्ट बनाइए। जो बेस्ट मैं इनसे सोचा समझा, मैंने इनसे बात करके समझा, वो सब मैंने आपको बता दिया, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। बैचेस के बारे में मैंने बता दिया, क्योंकि कल बहुत से बच्चों का लगातार मैसेज आया जब हमने रिजल्ट डाले, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा फोकस रहा, तो मुझे लगा ऐसे अलग अलग बात करना ठीक नहीं है। सो मेक श्योर आप कॉल करके जो है वो इनकी जानकारी और भी ले सकते हैं। बच्चे ने पूछा है कि मेडिटेशन का क्या रोल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खुद को जानने के लिए मेडिटेशन से अच्छा कोई मेथड नहीं है। और आप जानते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पे लगातार मेडिटेशन क्लासेस लेता रहा हूं, फिर से अब लेना शुरू करूंगा, क्योंकि मैं पिछले कुछ समय से इस चीज़ को लेकर, अगर एक स्टूडेंट नर्वस होता है तो एक टीचर भी बहुत प्रेशर में होता है, सीरियसली कह रहा हूं। तो मतलब बड़ी मिक्स सी फीलिंग होती है, और एक दो दिन से मैं भी बहुत एक तरफ खुशी और एक तरफ जो दुख, उससे गुजर रहा हूँ, और कई चीज़ें मैनेज करनी। फिर अगले साल का अब एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई, लास्ट ईयर से हमने ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया, अब एक्सपेक्टेशन और इंक्रीज हो गई कि हमें और अच्छा करना है और अपनी कमियों को ढूंढना है। ये सिर्फ आप अपनी कमियां नहीं ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं कि हमसे और क्या इंप्रूवमेंट हमें करनी है, हमसे क्या गलती हो रही है, क्योंकि लगातार हम सीखने की प्रक्रिया में, हम ईश्वर नहीं है, हम ब्रह्म नहीं है, तो हमें इंप्रूव करना है, हम लगातार वही करो। और ये तभी हो पाता है जब ओजांकियंस एक परिवार की तरह जुड़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत ढेर सारा प्यार, क्योंकि मुझे जो फैमिली मिली है ना, वो बहुत ही ऑसम है। और आप इसका नतीजा देखिए कि ज़्यादातर आपने देखा होगा इस समय यूट्यूब पे जो वीडियोस पड़े हैं, उसमें जो स्टूडेंट है वो टीचर का नाम नहीं ले रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा। और ये आप आज एनालाइज करके देखिएगा। और जो मुझे बच्चे हैं वो खुद आके बढ़ के कह रहे हैं कि हाँ सर ने हमारी मदद की, नाम ले रहे हैं एकेडमी का, तो वो अपने आप में एक रिस्पेक्ट है, वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आप तक ये मैसेज बिल्कुल क्लियर होगा, और आपको मैं जीतते हुए देखना चाहता हूँ। और साल दर साल जो इनोवेशन हम कर रहे हैं और उसके हमें परिणाम भी मिल रहे हैं, उससे हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। बहुत से लोग आश्चर्यचकित भी हैं कि ओजांग ये करता कैसे, कब करता है, इतने कम समय में रिजल्ट कैसे निकाल देता। तो वो रिजल्ट एक्चुअली केवल मेरा नहीं है, मेरे जो तरीके हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, और जब आप उन पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। मैं इनोवेशन करता हूं, लेकिन मैं हैट्स ऑफ टू यू ऑल, मैं आप लोगों का नमन करता हूं, आप लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों के विश्वास की वजह से मैं वो इनोवेशन कर पाता हूं। क्योंकि इनोवेशन के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, हिम्मत, क्योंकि आप लीक से हटके चल रहे हैं और आप कहते हैं कि आप करिए सर, ओजांकियन का जो फैमिली, आप करिए सर हम आपके साथ हैं। तो जब आप ये बोल देते हैं कि आप करिए सर हम आपके साथ हैं, मैं विश्वास करते हैं
और जब आप खुद कहते हैं कि हाँ सर ये सुधार करने के लिए हम रेडी हैं, तो बस मुझे लगता है कि मुझे संसार मिल गया, अब मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, मैं कुछ भी नया कर सकता हूँ, मैं लगातार यही कोशिश करता हूँ। तो आप सभी को बहुत ढेर सारा प्यार, थैंक यू मेरी ताकत बने रहने के लिए। और मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, ये मेरा पूरा परिवार जो मेरी उजांकिन टीम है वो बहुत बड़ी ताकत है मेरी। और आप लोगों का अगर साथ रहा, आप लोगों का इसी तरह इनोवेशन मेरे साथ रहा, तो इस साल ओजांग आईएएस एकेडमी बहुत नए नए क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्र जिससे भारत का निर्माण किया जा सकता है, एक राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, उन सब में वो जो है वो उतर रही है, उतरेगी, लगातार काम करती रहेगी। बस आप लोग के जो आइडियाज़ हैं, आप लोगों का जो साथ है, आप लोगों का जो प्यार है, वो बस मिलता रहे। बस आप जब आके कह देते हैं ओजांग सर हम आपके साथ हैं, हम पे आपको पूरा जो है वो आप हम विश्वास करते हैं, आप करिए, तो मुझे रिस्क लेने की जो क्षमता हो जाती बढ़ जाती है। इसीलिए मुझे यहाँ पर एक दीवाना, एक सनकी व्यक्ति कहा जाता है कि ये पता नहीं कैसे करता है, किसी को नहीं पता चलता। तो बस ऐसे ही सफ़र चलता रहे, और शायद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मैं अपनी क्लासेस में बात कहता हूँ उसकी हलचल हो चुकी है। ठीक है, जब क्लास में मैंने कहा कि भारत पश्चिम हमें क्या सिखाएगा, भारत ही जो है वो लोकतंत्र की मातृभूमि, और हमारे प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन अमेरिका में जाकर कह के आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंटेलेक्चुअल लेवल मिल रहा है जो आज भारत की नीड है। भारत का प्रमुख जो है ऐसा कह रहा है, जो सरकार का प्रमुख है वो अगर ऐसा कह रहा है, तो इसका मतलब, और मैं अपनी क्लास में कई दिन पहले उसको पढ़ा चुका हूं, तो इसका मतलब है कि वो जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो आकर कहीं मिल रहा है, जो भारत की रिक्वायरमेंट है, इस समय भारत की जरूरत है, वो मिल रही है। और जब वो आप जरूरत पूरी कर देते हैं तो यूपीएससी आपको उठा के लेके जाता है, उठा के लेके जाता है। तो कोशिश करिए कि जुटे रहिए, और कभी भी अपने आप को कम मत समझिए। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, कभी भी अपने आप को कम मत समझिए। ये मेरे लिए भी उतना ही सत्य है। मुझसे भी कहा गया, अरे यार ये अभी कल का आया हुआ लौंडा, ऐसे मेरे के बारे में कहा है, कल का आया हुआ लौंडा ये क्या करेगा, ना इसके पास कोई रिसोर्सेज हैं, ना इसके पास कोई बड़ा, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखो आ रहा है रिजल्ट, आप देखो। लोग कहते थे अरे तुम्हारा रिजल्ट है, तुम इंटरव्यू नहीं दे। भाई नहीं था मेरे पास पैसा, नहीं थी मेरे पास बड़ी जगह, नहीं था मेरे पास कैमरामैन हायर करने का पैसा, कोई बात नहीं है, लेकिन अब देखो आओ तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, और सबको जो है करता हूँ, तो सबके लिए होता है। आपको कई बार अपनी मेहनत जो है प्रूव करना पड़ता है। मैं एक चीज़ हमेशा रखता हूँ, खुद पर विश्वास रखता हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं करूँगा चाहे कितनी मुझे मेहनत करनी पड़े। हार जीत सब मैं अपनी जिम्मेदारी, और दूसरा जिम्मेदारी लेना सीखें। लास्ट में आपसे यही कहूँगा, जिम्मेदारी लेना सीखें। जीत अगर आपकी उपलब्धि है तो हार आपकी जिम्मेदारी, आप अपनी हार को भी जिम्मेदारी करना सीखें, और डरे नहीं। मेरे साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं डरता नहीं कि नहीं मुझे करना है, चाहे मेरा कोई मजाक उड़ाए, मेरे को जो है लोग मेरी आलोचना करे, कतई मतलब नहीं है। जब मुझे पता हो कि मेरे उजांकिन साथ खड़े, बोले सर आप करिए हम आपके साथ हैं, तो बस मुझे लगता है कि अब संसार की बड़ी से बड़ी ताकत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खुद पर विश्वास करिए, डरिए नहीं, करना है तो करना है, बस इतना ध्यान रखिए। राइट, चलिए अभी बहुत सी चीज़ों के साथ में जल्दी आपके साथ मिलता रहूँगा। आज मैं आप लोगों से बाकी क्लासेस के लिए क्षमा चाहूँगा, व्यस्तता दिन भर बहुत ज़्यादा है, तो आज मैं वो सारा चीज़ पूरी कर लूँ और फिर मैं रेगुलर क्लासेस में आपके साथ आऊँगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल ढेर सारा। और बस अब जीतना है, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बस जीतना है और लबासना पहुँचना है। ये कोई बहुत कठिन जर्नी नहीं है। बस अब मुझसे वादा करो कि अगले जितने भी पोस्टर होंगे, राइट, जितने भी पोस्टर होंगे अब उसमें मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये वादा करो मुझसे, ठीक है, ये वादा करो। और बहुत सिंपल लोग आगे बढ़ते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और जो भी इनोवेटिव आइडिया है मुझसे दो, मुझसे डिस्कस करो। मैं इनोवेशन का हमेशा स्वागत करता हूँ। मेरी ताकत तुम लोग हो, इस बात को समझो। मेरे पास जो लोग कहते हैं कि आपके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, वो मैंने अपना जो ऊर्जा केंद्र है वो तुम में स्थापित कर दिया है। तो तुम्हारी जो छोटी छोटी सोच, तुम्हारी जो एक इनोवेशन आता है निकल कर, ताकत जो है वो मेरी एनर्जी बन जाती है। तो अपने आप को कभी भी जीवन में कहीं पर भी हो कमतर मत समझना। बस ये तुम ब्रह्म हो, तुम बहुत बड़ी ताकत हो। तुम अपने टीचर को ताकत देते हो, इनोवेशन करने की हिम्मत देते हो, तो तुम किसी से कम नहीं हो। आज अपने आप से वादा कर लो, पहुंचना है। ये कोई बहुत भगवान नहीं है, ये कोई अद्वितीय लोग नहीं है। इन्होंने भी वही संघर्ष किया है जो आप करते हैं। बस इन्होंने एक चीज अपने आप से कह दी थी, वादा कर लिया था इसमें, नेवर गिव अप, कभी नहीं हार मानूंगा या कभी नहीं हार मानूंगी। इन्होंने खुद से वादा किया, लिखा अपनी कॉपी में, और आज इसी वजह से वो सक्सेस हुए। तो आज से वादा कर लो, ठीक है, कि कोई भी तुम्हारे विरोधी हो, तुम कहीं से भी हो, तुम गांव देहात से हो, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, हार नहीं मानूंगा। बस अपने आप से ही वादा कर लो, और कुछ नहीं। चाहे तुम मुझे तोड़ दो, अगर मैं जीवित हूं तो मैं लड़ूंगा, मैं जीवित हूं तो मैं लड़ूंगा।
मुझे हराने का एक ही तरीका है कि मुझे संसार से हटा दो, लेकिन अगर मैं जीवित हूं किसी भी स्थिति में मैं लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा। बस मुझे इतना आता है, परिणाम मेरे पक्ष में हो या ना हो। अगर मैं जीता तो मेरी जिम्मेदारी, अगर मैं हारा तो मेरी जिम्मेदारी। इसी को लीडर कहते हैं। और पॉजिटिव माहौल बनाओ, फोरम बनाओ और आंसर लिखो, भूख जगाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो। मेंस के राइटिंग डाल, ये बहुत कॉमन है, ये इनके लिए भी कॉमन, इनके लिए भी कॉमन, इनके लिए भी कॉमन, ये कोई बहुत अलग लोग नहीं है। बस वो चीज पकड़ लो कि इन्होंने किया हम भी करेंगे, आराम से हो जाएगा। और बहुत ज्यादा चीजों के पीछे परेशान मत हुआ करो। थैंक यू सो मच।